हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें अब हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सीपीयू शेड्यूलिंग। इससे पहले हमने प्रोसेस मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने सीपीयू शेड्यूलिंग। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम इसको रिलेट करते हैं जो हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा था उससे। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने क्या किया था, जो ट्रांजिशन डायग्राम था उसको समझे थे। और उसमें हम ये बताए थे, जो मेरा एक न्यू स्टेट होता है और न्यू से मेरा रेडी स्टेट में आता है और रेडी के बाद हमारा क्या होता है, रनिंग स्टेट में आता है। ओके, तो इतना ही को हम रिलेट करना चाहेंगे। उसके बाद आपको ये जो है रिलेशन क्लियर हो जाएगा जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये न्यू स्टेट है और ये मेरा रेडी स्टेट है एंड देन ये मेरा रनिंग स्टेट है। तो फिर न्यू से मेरा क्या होता है, रेडी में आता है। तो न्यू से रेडी में आ गया और फिर रेडी से जब मेरा रनिंग स्टेट में आता है तो रेडी से रनिंग में लाने का काम कौन करता है, तो ये करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये काम कौन करता है, तो ये करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो रेडी से हमारा रनिंग में आ जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये काम करता है लाने का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग मीन्स रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट, मतलब सीपीयू में कोई भी प्रोसेस को लाने को ही हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। और ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये मतलब यहाँ पे रेडी स्टेट में तो बहुत सारा जॉब होगा पहले से, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, बहुत सारा प्रोसेस होगा। तो उस प्रोसेस में कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू पे लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी समझ रहे थे जो मेरा ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या है, प्रीएम्पशन भी होता है। मीन्स वो हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग हो। मीन्स अगर मान लेते हैं कोई 2 मिली सेकेंड चल गया, उसके बाद उसको प्रीएम्प्ट करके दूसरा प्रोसेस लाओ। या फिर हो सकता है प्रायोरिटी के बेस्ड पे हो। मीन्स अभी जो प्रोसेस अभी रन कर रहा है सीपीयू पे, अगर उससे भी हाईएस्ट प्रोसेस प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, सीपीयू से हटा के उसको उसको शेड्यूल कर देंगे। तो ये किस प्रकार से होगा, बहुत सारा इसमें एल्गोरिथम है, सबको हम वन बाय वन समझेंगे। तो ये रहा सीपीयू शेड्यूलिंग। इसको हम रिलेट करने का ट्राई किए हैं प्रोसेस मैनेजमेंट से। ओके, तो यही अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सपोज करिएगा रेडी स्टेट में मेरे बहुत सारा प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, बहुत सारा n नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में से कौन प्रोसेस पहले जाएगा सीपीयू पे रन होने के लिए, वो बताएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम अभी सीपीयू शेड्यूलिंग के नाम से जान रहे हैं। ओके, ऐसा मत सोचिएगा जो पहले P1 आया है तो पहले P1 जाएगा। P1 जाएगा वहाँ पे जिस तरह से उसका एल्गोरिथम वर्क करेगा उस तरह से वो सीपीयू पे रन करने के लिए जाएगा। तो इतना चीज क्लियर हुआ। तो इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं और डिजाइन करेंगे क्या, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्योंकि जो प्रोसेस को सीपीयू पे लाने का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही करता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्लियर हुआ, तो हम हेडिंग डालने जा रहे हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट में लग दी है STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, यहाँ पे फिर से सपोज करिएगा बहुत सारा मेरे पास क्या है, बहुत सारा प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं इसका फंक्शन क्या है और इसका गोल्स क्या है। ये जो हम करेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का फंक्शन क्या है और इसका गोल क्या है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं गाइस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसका जो है फंक्शन, फंक्शन का बात करें और एक तरफ गोल्स का बात कर लेते हैं, गोल्स। तो यहाँ पे इसका गोल रहेगा हमको क्या करना है, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। और इसका जो फंक्शन है सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम आर क्यू मतलब रेडी क्यू टू रन ऑन टू सीपीयू। इसका प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, रेडी क्यू से एक प्रोसेस को लेंगे और उसको सीपीयू पे रन करवाएंगे। ये इसका फंक्शन हो गया। और इसका गोल जो है, हमारे पास इसका गोल है मैक्सिमम हमको क्या करना है, सीपीयू का यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ओके। और जब हम मैक्सिमम करेंगे सीपीयू का यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है थ्रूपुट। थ्रूपुट। तो जब हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे मैक्सिमम सीपीयू का, तो उससे क्या होगा, उससे मेरा थ्रूपुट जो है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, क्या हमको यहाँ पे क्या बढ़ाना है क्या घटाना है। तो यहाँ पे हमको मिनिमाइज करना है क्या,
मिनिमाइज। ओके, स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। मिनिमाइज करना है। किसको किसको मिनिमाइज करना है? तो यहाँ पे हमारे पास वेटिंग टाइम जो है उसको मिनिमाइज करना है। इसका ये सब गोल है। वेटिंग टाइम को हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, जिसको हम WT के नाम से जानेंगे। और उसके बाद हमारे पास टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, जिसको हम लोग TAT के नाम से जानेंगे। इसको भी क्या करना है? मिनिमाइज करना है। एंड देन इसका रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम जिसको हम लोग RT से बोलेंगे। इसको भी क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इतना चीज को मिनिमाइज करना है और हमको क्या करना है? थ्रूपुट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, CPU को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ये इसका गोल्स रहा। तो कुछ कुछ यहाँ पे हमने फंक्शंस एंड कुछ कुछ यहाँ पे गोल लिखे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे हम उससे रिलेट कर दिए थे। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या बोला? रेडी क्यू में बहुत सारा प्रोसेस है, तो बहुत सारा हमको क्या करना है? CPU को करना है। तो यहाँ पे ये काम कौन करता है? CPU शेड्यूलर करेगा। ये जो काम है ये काम कौन करेगा? तो ये काम करेगा CPU शेड्यूलर। CPU शेड्यूलर यहाँ पे क्या करेगा? किस या मान ले कोई क्राइटेरिया होगा, ठीक है। CPU शेड्यूलर काम तो करेगा, लेकिन किस बेसिस पे करेगा? तो जो भी यहाँ पे हम इसको क्राइटेरिया देंगे, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे वो काम करेगा। एल्गोरिदम लगाएंगे अपना अल्गो, एंड देन क्या करेगा? उसको एल्गोरिदम लगाने के बाद उसको शेड्यूल कर देगा। ओके, और इसी एल्गोरिदम को हम लोग बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग टेक्निक। CPU शेड्यूलिंग टेक्निक, इसी एल्गोरिदम को हम बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग टेक्निक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, CPU शेड्यूलिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, और कौन सा उसमें शेड्यूलर काम करता है, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड देन अब हम लोग देखते हैं इसमें से कौन कौन सा प्रोसेस का टाइम हो सकता है। जब एक प्रोसेस जो हमारे पास, उस प्रोसेस के कौन कौन सा टाइम हो सकता है। ओके, तो प्रोसेस का टाइम का बात करें तो प्रोसेस टाइम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, प्रोसेस टाइम। एक प्रोसेस के पास कितना सा टाइम हो सकता है, वो उसमें से पहला टाइम जो हमारे पास है ये हो सकता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, ओके, स्पेलिंग अराइवल टाइम, जिसको हम लोग शॉर्ट में AT बोल देंगे। ओके, तो अराइवल टाइम मतलब क्या होता है? तो अराइवल टाइम मतलब होता है एक प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस है, एक प्रोसेस के पास जो टाइम होगा वो सबके पास होगा। तो एक प्रोसेस के हो सकता है अराइवल टाइम हो। और अराइवल टाइम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंपल सा, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने वाला टाइम जो लगा। क्या? न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो आने में टाइम लगा उसी को हम लोग बोलते हैं अराइवल टाइम। उसी टाइम को हम बोलते हैं अराइवल टाइम। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने में जितना टाइम लगा उसी टाइम को हम लोग जानते हैं अराइवल टाइम के नाम से। ओके, दूसरा टाइम वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम, जिसको हम लोग WT के नाम से जानेंगे। अब ये वेटिंग टाइम क्या होता है? तो वेटिंग टाइम होता है वो रेडी क्यू में कितना देर वेट किया, वो रेडी क्यू में कितना देर वेट किया। तो इसको अगर हम डायग्राम के हेल्प से जाने तो यहाँ पे ये मेरा रेडी क्यू है, और इस रेडी क्यू में ये कितना देर वेट किया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम। ओके, जब वो क्या होगा, CPU पे चल जाएगा तब तो वो वहाँ पे काम करेगा, लेकिन वेटिंग टाइम मतलब कितना देर वो वेट कर रहा है, किस पे? रेडी क्यू में कितना देर वो वेट कर रहा है। ओके, वेटिंग टाइम भी हो गया। इस टाइम सबको समझिएगा, जब हम क्या करेंगे एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, तो ये सब टाइम को वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ओके, एंड देन अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं और यहाँ पे एक और चीज़ जान लेते हैं, जो कि है वॉच टाइम। तीसरा टाइम हम लोग जानने वाले हैं वॉच टाइम। वॉच टाइम, अब ये वॉच टाइम को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे BT। अब वॉच टाइम मतलब क्या होता है? अब तो वॉच टाइम जो है वो बड़ी काम का चीज़ है। काम का चीज़ कैसे? क्योंकि यही वो टाइम है जो बताता है कितना देर में मेरा जो है CPU पे वो रन किया है। तो रनिंग स्टेट में वो कितना देर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉच टाइम। रनिंग स्टेट में वो कितना देर मतलब CPU पे कितना देर वो रहा है, कितना देर वो अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है, उसी को हम लोग वॉच टाइम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से बता दे रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह आप खुद लिख सकते हैं। ओके, वॉच टाइम के बाद अगला टाइम के पास आते हैं। तो अगला टाइम हमारे पास होता है इनपुट आउटपुट वॉच टाइम। इनपुट आउटपुट वॉच टाइम, वॉच टाइम। अब इनपुट आउटपुट वॉच टाइम का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं CPU पे कोई अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करते करते उसको क्या हुआ, रिक्वायरमेंट पड़ गया इनपुट आउटपुट का। तो इनपुट आउटपुट लाने के लिए वहाँ पे CPU को तो छोड़ेगा, तो वहाँ पे जा रहा है जो इनपुट CPU को छोड़कर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इनपुट आउटपुट वॉच टाइम। ओके,
उसका अगला टाइम जो होता है 5वां, वो हुआ कंप्लीशन टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम तो आई थिंक आपको मालूम चलेगा क्या होता है। मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट तक कितना देर में पहुंचा उसको हम बोलेंगे कंप्लीट टाइम। मतलब अपना काम जो है वो कितना देर में कंप्लीट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे उसका भी हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। कंप्लीशन टाइम मतलब मेरा पास जो रनिंग स्टेट में भी है, रनिंग स्टेट से गया वो टर्मिनेशन स्टेट में। हो सकता है अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे मेरा शकल है, तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा तब देख लीजिएगा। ये बस क्या है, हम यहाँ पे रनिंग स्टेट बनाए और यहाँ पे टर्मिनेशन स्टेट, और ये क्या है कंप्लीशन टाइम, जिसको हम लोग सी टी के नाम से जानेंगे। ओके, आई होप आपको ये सब जो है वो फंडा क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो है फार्मूला है, उस फार्मूला को भी समझ लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम मूव करेंगे अपने एल्गोरिथम पे, और वहाँ पे बहुत सारा हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, कुछ कुछ फार्मूला, उस फार्मूला को समझ लेते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला हमारे पास है वो है टर्न अराउंड टाइम का, टर्न अराउंड टाइम का, जिसको हम लोग शॉर्ट में टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा नाम लिख देते हैं टर्न अराउंड टाइम, जिसको शॉर्ट में टी। तो टर्न अराउंड टाइम जो है यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम हम किसको बोल रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम हम किसको बोल रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास कि वो कितना कितना देर में कंप्लीट किया और कितना देर में आया था। मतलब कितना देर में वो कंप्लीट किया, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कब आया था और कब कंप्लीट किया, उस बीच के ड्यूरेशन को हम लोग बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीट कब किया और वो अराइवल कब हुआ था, तो उसी को हम लोग बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। ओके, उसके बाद वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हम डब्ल्यू टी से जनरेट कर रहे हैं। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम, मतलब कितना देर वो क्या हुआ कंप्लीशन और अराइवल के बीच में रहा, और उसके बाद वो कितना देर जो है बर्स्ट टाइम, कितना देर वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट किया, और प्लस कितना देर में वो इनपुट आउटपुट के लिए गया, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। तो वो कितना देर सीपीयू पे एग्जीक्यूट मतलब अपना कब तक काम करते रहे, काम करते रहेगा तो वो तो वेट कर नहीं रहा है, तो वो जितना देर काम करते रहा है उसको हम माइनस कर देंगे पूरा ऑल जनरेशन जो है जनरी में, तो हम क्या करेगा मेरा मिल जाएगा कितना देर वो वेट किया। तो ये हो गया वेटिंग टाइम। ओके, तो ये सब फार्मूला जो है वो हेल्प करेगा। उसके बाद एक और है मेरा, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि वेटिंग टाइम तो समझ में आ गया होगा ना, ये जो लिखा गया इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म में भी लिख देते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम। और ये जो टी है तो ऊपर तो इसका तो लिखा ही हुआ है, ये जो है बीटी, इसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। और ये जो है इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम है। और ये जो लिखा गया ये है कंप्लीशन टाइम, ये जो है इसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। और ये जो है इसको बोलते हैं अराइवल टाइम, अराइवल टाइम। और ये है इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम, इनपुट इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। ओके, ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबका यहाँ पे मतलब क्या आपको समझना है तो ये से समझिए। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है रेडी क्यू में कब आया है और वो सीपीयू पे कब खत्म हुआ। क्या, रेडी क्यू में कब आया तो वो रेडी यही जो है वो अराइवल टाइम बता देगा। तो रेडी क्यू में कब आया और सीपीयू में वो अपना काम को कब खत्म किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। और वेटिंग टाइम मतलब वो रेडी क्यू में कब आया और उसको सीपीयू कब मिला, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वेटिंग टाइम। और एक फॉर्मूला और होता है थ्रोपुट का, तो वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है थ्रोपुट बराबर क्या होता है, थ्रोपुट, तो थ्रोपुट इक्वल्स टू होता है टोटल प्रोसेस डिवाइड बाय टोटल टोटल प्रोसेस कंप्लीट टाइम। यहाँ पे स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ओके, टोटल प्रोसेस कंप्लीट टाइम, मतलब कितना प्रोसेस है और सभी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं हमको यहाँ पर जो है वो थ्रोपुट मिल जाएगा। और थ्रोपुट को हम इफिशियंसी से डिनोट करते हैं। ओके, और एक होता है मेरे पास शेड्यूल लेंथ, तो शेड्यूल लेंथ की भी समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेड्यूल लेंथ। ये सब बस टर्मिनोलॉजी है, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो ये सब आप बता पाएँ इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं शेड्यूल लेंथ। तो शेड्यूल लेंथ का डेफिनेशन क्या कहता है, तो इसका डेफिनेशन कहता है टोटल टाइम
टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑल एंड प्रोसेस एज पर शेड्यूल। शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा है टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल लेंथ। और शेड्यूल लेंथ मतलब होता है सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेड्यूल लेंथ आ जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग का टेक्निक है, बहुत सारा एल्गोरिथम है। तो वो सभी एल्गोरिथम को हम वन बाय वन समझेंगे, लेकिन उससे पहले इतना जो अभी टेक्नोलॉजी बताएं, इतना फार्मूला बताएं, ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और जो इंट्रोड्यूस कर देते हैं एल्गोरिथम को, वो क्या है, जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं एंड देन, तो यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग का बहुत सारा टाइप है। यहाँ पे इसको कैटेगराइज करें तो हम मेनली दो टाइप में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक मेरा होगा प्रीएम्प्टिव बेस्ड और एक होगा नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड। ओके, तो उसको भी हेडिंग डाल कर लिख ही देते हैं, टाइप ऑफ सीपीयू। मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखने में बन नहीं रहा है। ओके गाइस, ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। और बहुत सारे एल्गोरिथम है, सभी एल्गोरिथम को हम क्या करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। दो दो एग्जाम्पल सब पर देखेंगे, एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा फास्ट में करेंगे और एक को थोड़ा सा अच्छे से पहले समझ लेंगे। ओके, तो टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक, या फिर बोल सकते हैं एल्गोरिदम। और इसको हर करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। तो इसको जब हम कैटेगराइज करेंगे तो मेनली दो टाइप में कर सकते हैं। एक होगा मेरे पास प्रीएम्प्टिव बेस्ड, प्रीएम्प्टिव, और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बेस्ड कौन है, नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मतलब प्रीएम्पशन मतलब क्या होता है, तो प्रीएम्पशन मतलब क्या होता है, अगर उसका टाइम आता है तो क्या करता है, वो सीपीयू को छोड़ देता है। ओके, अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव का बात करें तो वहाँ पे उसका टाइम भी आएगा तो क्या करता है, जब तक वो कंप्लीट करेगा नहीं, जब तक वो तोड़ेगा नहीं, तब तक वो सीपीयू को छोड़ने वाला है नहीं। तो ये दो टाइप का हमारे पास है। तो यहाँ पे हम इसको कैटेगराइज और भी करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे एल्गोरिथम समझेंगे तो वहाँ पे ये समझेंगे ये प्रीएम्प्टिव बेस्ड है या फिर नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड। तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से। ओके गाइस, तो आई होप आपको इतना फंडा है जो आपको क्लियर हो गया होगा सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम टेक्नोलॉजी बताए हैं प्रोसेस के जो भी टाइम के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे ही एग्जाम्पल करेंगे तो वो सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो उसका मतलब समझिएगा, फार्मूला याद रहेगा तभी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फार्मूला याद है चाहे नहीं, लेकिन उसका जो मतलब है उस टाइम का मतलब वो आपको ही आना चाहिए। तो वो आप खुद ब खुद बिना फार्मूला का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे करने वाले हैं हम एल्गोरिथम को स्टार्ट। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग वाले टॉपिक को। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो भी उसका बेसिक था वो हम कंप्लीट कर लिए थे। मीन्स में एक प्रोसेस के रिलेटेड कितना सारा टाइम हो सकता है वो सभी टाइम को हम ऑलरेडी इससे पहले वाले सेक्शन में देख लिए हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसको हम लोग यहाँ पे टेक्निक भी बोल सकते हैं। और वो जो है मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये सब जो है इतना तक हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिए थे। तो अब हम लोग जो है सबसे पहला एल्गोरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है एफ सी एफ एस। ओके, तो इसको हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहला एल्गोरिथम जो हमारे पास है वो है एफ सी एफ एस। और इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है, लिखते हैं। ओके, इसका पूरा नाम है कम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया है वो पहले अपना काम करेगा, एफ सी एफ एस। ओके, तो इसमें कौन कौन सा टर्म है वो समझते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं रेडिक में बहुत सारा प्रोसेस आ चुका है, और जब हम ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, तो ये कैसे सेलेक्ट करेगा, बहुत सारा वहाँ पे प्रोसेस रहेगा। तो वो सभी प्रोसेस में से सबसे पहले किसको ये सीपीयू पे भेजेगा, ये कैसे सेलेक्ट करेगा। तो इसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब कब होता है, जो हमारा है रेडी स्टेट में सबसे पहले कौन आया है। ओके,
तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया लिख देते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया। ओके, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, लग रहा है अलग अलग लिखते हैं तो इस तरह। सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, 80, मतलब अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, अराइवल टाइम मतलब जो हमारा रेडी स्टेट में पहले आया है, जो पहले आया है प्रेजेंट हुआ है, उसी को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा ये, उसी को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि सीपीयू पे इसको भेजना है। ओके, तो वो सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट तो कर लिया। अब मान लेते हैं वो सीपीयू पे पहुंच गया, तो क्या ये वहां से प्रीएम्प्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, मोड ऑफ ऑपरेशन, वो है नॉन प्रीएम्प्टिव। और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, जब तक ये कंप्लीट करेगा नहीं अपना काम, तब तक वो सीपीयू को छोड़ेगा नहीं। जब तक वो अपना काम कंप्लीट करेगा नहीं, तब तक सीपीयू को छोड़ेगा नहीं। वो है प्रीएम्प्टिव का, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब। ओके, उसके बाद मान लेते हैं, सपोज करते हैं एक ही समय पे जो है दो दो प्रोसेस आ गया, हो सकता है पॉसिबल है, एक ही समय पे दो दो प्रोसेस आ गया, तब क्या करेंगे। रेडी क्यू में एक ही समय पे दो दो प्रोसेस आ गया, तो हम किसको स्विच करेंगे। तो वहां पे अगर मान लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो प्रोसेस का आईडी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब जिस प्रोसेस का आईडी कम रहेगा उसको हम पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो कि होता ही है क्वेश्चन में, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के जगह पर इसको, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास टेक्निक है लोअर पी आई डी, मतलब जिस प्रोसेस का आईडी कम है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूज करेंगे, अगर सेम टाइम पे दोनों आ गया है तो। ओके, और उसके बाद चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कुछ एजप्शन मान लेते हैं, जैसे कि टाइम इन मेरा क्या होगा, वो जो है क्लॉक टिक में होगा। यहाँ पे कोई भी इनपुट आउटपुट वॉच टाइम नहीं है, मतलब इनपुट आउटपुट के लिए नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये सब हमारे पास क्या है, और यहाँ पे कोई भी सीडिलिंग का ओवरहेड नहीं है, मतलब स्विचिंग जो है नहीं हो रहा है। तो वो सब जो है एजप्शन आप मान के चलिएगा, मतलब सिंपल सिंपल यहाँ पे काम करना है, ऐसे कोई यहाँ पे कम्प्लेक्स सा टाइम नहीं आएगा आपको। ओके, तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं FCFS का। और जब एग्जाम्पल करिएगा तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या ये क्या है, अराइवल टाइम इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कन्फ्लिक्ट होगा तो लोअर पीआईडी वाला, एंड इसका ऑपरेशन जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव मैनर में होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे हम जितना भी एल्गोरिथम करेंगे उसका दो दो एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, तो हमारे पास यहाँ पे जो है प्रोसेस का नंबर, जिसको प्रोसेस आईडी भी आप मान सकते हैं, यहाँ पे हो गया प्रोसेस नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया अराइवल टाइम। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सब, तो यहाँ पे हम बस बस सेक्शन बना देते हैं, ये हो गया बस टाइम, ये हो गया हमारे पास कंप्लीशन टाइम, उसके बाद ये हो गया टर्न अराउंड टाइम, TAT, उसके बाद हमारा हो गया ये वेटिंग टाइम। तो ये सब टाइम है, और प्रोसेस नंबर मान लेते हैं ये 1 है, और ये अराइव जो हुआ है वो अराइव हुआ है 0 पे, और प्रोसेस नंबर 2 है, मान के चलते हैं ये अराइव हुआ, ये भी 0 पे आ गया है, और प्रोसेस नंबर 3 जो है वो भी 0 पे आ गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे तो ये सब तो आ गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो समझते हैं। इसको कैलकुलेट करना है वो कैसे, वो समझते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में हो सकता है आपको पूछ देगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताने के लिए, या फिर एवरेज वेटिंग टाइम बनाने के लिए, कोई भी टाइम यहाँ से आपको पूछ सकता है। और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है यही रहेगा, जो प्रोसेस, 3 प्रोसेस हमारे पास P1 P2 एंड P3, और वो जो है अराइव किया है 0 पे। ओके, तो उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताने के लिए रहेगा। और यहाँ पे आपको पास जो है वॉच टाइम भी दिया रहेगा, मतलब सीपीयू पे वो कितना देर चलेगा तो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो उसका वॉच टाइम यहाँ पे हम सपोज करते हैं ये हो गया 3 या फिर 4 मान लेते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए कोई भी प्रोसेस का ये सब टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर दें। ओके, चलिए बॉक्स में बंद कर देते हैं, या फिर बॉक्स बता देते हैं, या फिर रहने देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बॉक्स में। ओके, ओके गाइस, चलिए अब वन बाय वन हम सबको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स का नाम जो होता है वो होता है गैंट चार्ट। ठीक है, वो होता है गैंट चार्ट। तो सबसे पहले उस बॉक्स को बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग लिख देते हैं, गैंट चार्ट है इसका नाम। और ये जो बॉक्स है, यही बॉक्स आपको सब इन्फॉर्मेशन देगा। किस प्रकार से ये बॉक्स सब इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये तो हो गया गैंट चार्ट, इसको हम थोड़ा सा नीचे लाते हैं। तो ये क्या सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट होना है, ये सेलेक्ट हो गया।
ओके। उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं, इस तरह से बॉक्स बनाना है जो कि रेडी क्यू को बताएगा, और एक बॉक्स बनाना है वो आपको बताएगा सब टाइम का इंफॉर्मेशन, वो बताएगा आपको सब टाइम का इंफॉर्मेशन। और ये जो है बॉक्स, इस बॉक्स का नाम रख देना है सीपीयू। इस बॉक्स का नाम रख देना है सीपीयू, मतलब इसी बॉक्स को मान लीजिए चलिए ये क्या है सीपीयू पे, तो इसी पे आएगा, रन करेगा, कितना देर में रन करता है वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। ओके, देन अब आराम आराम से करना है, प्यार से थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसका नाम, जो ये बॉक्स है इसका नाम देते हैं रेडी क्यू। अब ये बॉक्स हम क्यों बनाए हैं, आप बहुत सारा में देखिएगा तो यहाँ पे ये बॉक्स नहीं भी रहता है, तो नहीं भी रहता है कोई चलेगा, लेकिन ये बॉक्स बना दीजिएगा तो गलती होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तो सबका अराइवल टाइम क्या है, जीरो है, तो अभी सब आ गया है, लेकिन कभी कभी अराइवल टाइम इधर उधर रहता है, तो वहाँ पे आपको रेडी क्यू बना के देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये जब आप रेडी क्यू बना लेते हैं गलती होने का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। जैसे कि ये जो है टाइम, स्टार्टिंग टाइम हम क्या मान लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम आप जीरो मान के चल सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे हम जीरो सपोज कर लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम क्या है, जीरो है। और जैसे ही जीरो हुआ तो रेडी क्यू में क्या होता है, मेरा जो भी इतना भी प्रोसेस है वो रेडी क्यू में आता है ना सबसे पहले। तो जैसे ही टाइम जीरो हुआ तो यहाँ पे देखिएगा जीरो टाइम पे अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम मतलब जो रेडी क्यू में जब आता है तब। तो अराइवल टाइम सबका क्या है, जीरो है। प्रोसेस P1, ये P2 एंड P3 समझ सकते हैं आप। तो ये सबका अराइवल टाइम जब जीरो है तो रेडी क्यू में क्या होगा, जैसे ही जीरो हुआ तीनों प्रोसेस इसमें आ जाएगा। तो तीनों प्रोसेस को यहाँ पे ला लेते हैं, ये क्या हो गया P1, ये हो गया P2 एंड ये हो गया P3। अब यहाँ पे हम आईडी के अकॉर्डिंग लिखे, मतलब P1 P2 ये बस नाम लिख दिए हैं, तीनों क्या है एक ही समय पे आया है। अब एक ही समय पे आ गया, जब एक ही समय पे आ गया तो यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि टर्न जो है मेरा अराइवल टाइम अगर डिफरेंट डिफरेंट रहता तो उसको हम यहाँ पे सीपीयू पे शेड्यूल करते हैं। बट यहाँ पे तीनों एक ही साथ आ गया है, तो एक ही साथ आ गया तो हम सबसे पहले किसको शेड्यूल करेंगे। तो उसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बताए थे, क्या करना है, जिसका आईडी कम है, जिसका प्रोसेस नंबर क्या है, कम है, मतलब आईडी मतलब ये पी जो नंबर लिखे है ना प्रोसेस का नंबर, ये जिसका कम है उसको हम पहले शेड्यूल करेंगे। ओके, तो चलिए अब शेड्यूल करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास शेड्यूल करना है, रेडी क्यू में ये सब आ चुका है, और रेडी क्यू से अब हमको रनिंग स्टेट में भेजना है, मतलब सीपीयू पे भेजना है। तो सबसे पहले कहेंगे P1 तुम्हारा क्या है, छोटा है प्रोसेस आईडी। तो सबसे पहले तुम जाओगे सीपीयू पे, ये कौन कहेगा, ये कहेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहा P1 तुम जाओ सीपीयू पे, तो ये जो P1 है यहाँ से हटेगा रेडी क्यू से, और वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा P1 पे। वो कहाँ गया, P1 पे आ गया। और ये जो स्टार्टिंग टाइम है इसका भी स्टार्टिंग टाइम क्या है, जीरो ही है। ठीक है, अभी वो जीरो से हुआ, और सीपीयू पे आ गया P1। जैसे ही P1 आया तो अब P1 आ गया, और P1 अब कितना देर सीपीयू पे रहेगा वो कौन सा बताएगा, तो वो बताएगा बॉस टाइम। सीपीयू पे कितना देर रहेगा वो बताएगा कौन, वो बताएगा बॉस टाइम। ठीक है, सीपीयू पे कितना देर रहेगा ये, तो बॉस टाइम इसका कितना है, बॉस टाइम 4 है। और वॉच टाइम 4 है, और आप कहिएगा वॉच टाइम इसका 3 है, ये 5 है, तो उस सब से हमको मतलब नहीं है जब तक ये अपना काम कंप्लीट करेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड है। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये पूरा टाइम अपना 4 लेगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया, यहाँ से 0 से 4। तो जैसे ही 4 सेकेंड इसका हो गया तो क्या करेगा, ये सब टाइम को आप सेकेंड में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही 4 यूनिट हो गया तो 4 यूनिट के बाद क्या कहेगा, मेरा 4 यूनिट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। P1 कहेगा क्या, मेरा 4 यूनिट हो गया, मेरा काम जो है वो 4 यूनिट में खत्म हो गया। तो जब इसका काम खत्म हो गया 4 यूनिट में, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, P1 को ये छोड़ देगा, सीपीयू को क्या करेगा, P1 छोड़ देगा। तो जैसे ही P1 क्या किया, सीपीयू को छोड़ दिया, तब हमारे पास जो है रेडी स्टेट में कौन सा है, तो अब यहाँ पे P1 का तो काम खत्म हो गया ना, तो इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे P2 बचा हुआ है और P3 बचा हुआ है। तो अब कहेगा ये दोनों में किसका जो प्रोसेस आईडी कम है, क्योंकि अराइवल टाइम तो दोनों का सेम ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे P1 देखेगा, जब P1 का यहाँ पे छोटा है इसका अराइवल टाइम, तो P1 को कहेगा तुम जाओ आप सीपीयू पे। तो यहाँ पे आ गया P2, अब आ गया P2 आ गया सीपीयू पे। और P2 कितना देर सीपीयू पे रहेगा, तो वो चीज़ बताएगा बॉस टाइम। इसका बॉस टाइम कितना है P2 का, तो P2 का बॉस टाइम है 3। तो ये कहेगा हम 3 यूनिट रहेंगे, तो 3 यूनिट कहाँ से, 4 से 3 यूनिट, मतलब 4, 5, 6, 7, 3 यूनिट रहेगा। तो 4 से लेकर कहाँ तक रहेगा, 7 तक रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो हम यहाँ पे टाइम मेंशन कर रहे हैं इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, सबको सेम ही कर दे रहे हैं। ओके, जैसे ये 4 यूनिट था, तो ये जो 4 यूनिट था इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं इस बॉक्स को, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, इसको हम कर देते हैं 7, लगे 3 यूनिट है ये। ओके, और नहीं तो आप इसको भी आप ये क्या हो गया, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को आप इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, ये 4 हो गया और ये
3 यूनिट हो गया। ओके, उसके बाद ये जो है 3 यूनिट चल गया, और 3 यूनिट जैसे ही चला, ये कहा मेरा हो गया काम खत्म। 3 यूनिट में अपना काम खत्म कर लिया, 3 राउंड में इसका काम हो गया खत्म। उसके बाद ये भी सीपीयू को छोड़ देगा, इसका काम खत्म हो गया तो अब नेक्स्ट में कहेगा क्या, नेक्स्ट में कहेगा अब किसका बचा हुआ है, तो रेडी क्यू में जाएगा तो देखेगा एक ही बचा हुआ है P3। जब P3 ही बचा हुआ है इसमें, तब तो यहाँ पे इसके कंपटीशन में कोई है नहीं। ये कहेगा अब हम ही जाएंगे, हम ही जाएंगे, हम ही जाएंगे, तो अब कहेंगे तुम ही चल जाओ। तो यहाँ पे P3 आ गया, और P3 कितना यूनिट लेगा, कितना देर तक वो सीपीयू में रहेगा, तो 5 यूनिट तक वो सीपीयू में रहेगा। तो 5 यूनिट तक इसको हम क्या करते हैं, सीपीयू में रख देते हैं। 5 यूनिट तक इसको हम सीपीयू में रख देते हैं। तो ये हो गया 5 यूनिट, मतलब 7 से हम जाएंगे आगे 5 यूनिट तक, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 5 12। तो 12 तक यहाँ पे ये रहेगा। ओके, अब तो कोई यहाँ पे रेडी क्यू में फिर से आएंगे, तो रेडी क्यू में तो अब कोई बचा हुआ है नहीं, तो इतना ही जो ये प्रोसेस है, इतना ही टाइम में खत्म हो गया। ओके, तो यही हुआ गैंट चार्ट जो बताएगा सीपीयू में कौन कितना देर तक रहा है। ओके, P1 जो है रहा है 0 से लेकर 4 तक, P2 जो रहा है वो 4 से लेकर 7 तक, एंड P3 जो रहा है वो 7 से लेकर 12 तक। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का 90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया गैंट चार्ट से। अब देखिएगा, इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, सब टाइम को मेंशन करना है। इतना करने के बाद हमको जो है टाइम को मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कंप्लीशन टाइम क्या बताता है, तो कंप्लीशन टाइम बताता है सीपीयू पे काम कब खत्म हुआ है, सीपीयू पे काम कब खत्म हुआ है, तो सीपीयू पे कब काम खत्म हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कंप्लीशन टाइम का हम अब टेबल फिल कर रहे हैं। तो कंप्लीशन टाइम में प्रोसेस 1 जो है कब कंप्लीट किया है, तो प्रोसेस 1 जो है उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, वो अपना जो है 4 यूनिट पे खत्म कर दिया, मतलब इसका यूनिट जो है वो है 4। तो 4 यूनिट पे अपना काम खत्म कर लिया है। सेम उसी तरह से P2 जो है वो अपना काम खत्म कर किया है, वो 7 पे खत्म किया है, तो यहाँ पे 7 फिल कर देंगे। उसके बाद ये P3 जो है कब काम खत्म किया है, तो 12 पे, तो इसका हो गया 12। ओके, उसके बाद ये सब तो हो गया, एंड देन अब आते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए, या फिर उसका जो मतलब होता है वो याद रहना चाहिए। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है रेडी क्यू में कब आया था और कंप्लीट कब हुआ, रेडी क्यू में कब आया था और कंप्लीट कब हुआ था। तो रेडी क्यू में कब आया था ये, तो रेडी क्यू में आया था, इसका कलर चेंज कर ले, ये वाला कलर रखते हैं। तो रेडी क्यू में कब आया था, सब 0 पे रेडी क्यू में आया था। कंप्लीट कब हुआ, तो कंप्लीट 4 पे हुआ, तो इसका हो जाएगा 4। रेडी क्यू में आया था 0, कंप्लीट कब हुआ 7 पे, तो इसका हो जाएगा 7। रेडी क्यू में कब आया था 0 पे और इसका कब कंप्लीट हुआ 12 पे, तो इसका 12 में यूनिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है, तो वेटिंग टाइम का मतलब होता है वो सीपीयू जो है रेडी क्यू में कितना देर वेट किया। तो रेडी क्यू में कितना देर वो वेट किया वो देखेगा। उसको हम कैसे निकालेंगे, अभी हम बस फॉर्मूला का निकालें एज अ लॉजिक, उसका डेफिनेशन से। तो वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, वो रेडी क्यू में कितना देर रहा है। तो रेडी क्यू में कितना देर रहा है, तो रेडी क्यू में सबसे पहले 0 पे तो सब आ गया है। ओके, आ गया है सब 0 पे, और 0 पे आने के बाद जो P1 है वो कितना देर वेट किया है, तो उसको सीपीयू एलोकेट हुआ है। तो वो 0 पे आ गया है, उसको 0 पे ही सीपीयू एलोकेट हो गया है। तो 0 पे आया P1 को, सीपीयू पे 0 को ही मिल गया, तो उसका जो वेटिंग टाइम हो क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से P1 कब आया था, तो P2 कब आया था, P2 जो आया है वो 0 पे आया है रेडी क्यू में, लेकिन उसको सीपीयू कब मिला है, तो उसको सीपीयू मिला है 4 पे, मतलब 4 यूनिट तो वो रेडी क्यू में ही पर आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम उसी तरह से आते हैं अगला में, जो है P3 में। तो P3 जो है वो कब आया था रेडी क्यू में, 0 पे आया था, और उसको सीपीयू कब मिला, तो उसको सीपीयू मिला 7 पे, तो इसका जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, मतलब 7 यूनिट वेट किया तब उसको सीपीयू जाके मिला है। ओके, तो ये तो हम बारी लॉजिक निकालिए। अब बाई फार्मूला आप निकालना चाहते हैं तो फार्मूला निकाल लीजिए। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या होता है, टी ए टी का फार्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, और उसके बाद वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये फार्मूला सभी आप निकाल लीजिए, कैसे निकालना है देखिएगा। तो हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम किसके लिए, टी ए टी ऑफ हम निकालते हैं P1 के लिए। तो P1 के लिए निकालेंगे तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 माइनस अराइवल टाइम ऑफ P1। तो कंप्लीशन टाइम क्या है P1 का, तो P1 का कंप्लीशन टाइम आया है 4। तो 4 और आया था कब था, 0 पे, तो 0 हो गया, तो मतलब 4 आया, तो 4 यूनिट यहाँ पे हम लिख दिए टर्न अराउंड टाइम। सेम उसी तरह से अगर आप वेटिंग टाइम निकालना चाहते हैं, वेटिंग टाइम ऑफ P1, तो क्या हो जाएगा, ये टी ए टी ऑफ P1 माइनस बी टी ऑफ P1। तो टी ए टी ऑफ क्या आया है, 4 आया, और बॉस टाइम इसका क्या है, बॉस टाइम इसका 4 है। तो 4 है, 4 फाइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 निकालिए। तो इस तरह से आप फार्मूला निकालिए या फिर बायोलॉजिक। अगर फार्मूला से आप चलते हैं तो फार्मूला से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायोलॉजिक चलते हैं तो बायोलॉजिक भी चल सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इतना करने के बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया।
99% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? अब जो बचा हुआ है उसको निकाल लेते हैं, मतलब जो कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करना क्या था? कैलकुलेट करना था हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहते हैं तो सबका सम कर लेते हैं। तो टोटल सम क्या हो जाएगा? टोटल सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 और 4 16, 16 और 7 23। तो टोटल आया क्या? 23। टोटल सम जो है आया 23। और इसका टोटल सम निकाल लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा 11। और जब एवरेज निकालेंगे, इसको क्या करते हैं, साइज को छोटा सा कम कर लेते हैं। ओके, तो इसका जब एवरेज निकालिएगा, इसका एवरेज निकालना है, ये जो है इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? इसका एवरेज इक्वल्स टू 23 बाई, और टोटल प्रोसेस क्या है? 3 है, तो इसका एवरेज हमारा जाएगा 23/3। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप लिख लीजिएगा। सेम उसी तरह से इसका अगर हम एवरेज निकालें तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा हमारे पास 11/3। तो जो भी आंसर आए उस आंसर को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे अगर आपको पूछ देगा जो हमारे पास टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ मतलब लास्ट कहाँ तक गया है? वो 12 तक गया है, और आया कब था? 0 पे। तो इसका लेंथ हो गया 12 यूनिट। ओके, तो ये हुआ एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल 1 को यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, सभी यूनिट को लेते हुए, सभी पॉइंट को डिस्कस करते हुए। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और वो एग्जाम्पल थोड़ा सा हम फास्ट मेथड में करेंगे। ओके, तो उसको आप समझ लीजिएगा। ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल 1। इसी तरह से आपको जब आएगा FCF से तो आपको इसी तरह से करना है। ओके, और इसमें एग्जाम्पल में हो सकता है आपको इनपुट आउटपुट भी इंक्लूड करके दिया, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा चैलेंजिंग। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इस तरह का एग्जाम्पल रहेगा तो उसको आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, उसका बस हम आंसर बता देंगे आपको, और वो रहेगा आपके SW में। सेम उसी तरह से करना है, और यहाँ पे कोई डिफिकल्ट सा होगा नहीं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, मान लेते हैं ये प्रोसेस नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे प्रोसेस नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पे अराइवल टाइम लेना पड़ेगा, और उसके बाद बस टाइम। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। और ये जो है प्रोसेस नंबर 1, और ये आया है 0 पे, और इसका बस टाइम है 2। उसके बाद ये इसका मान लेते हैं ये 2 है, 3 और एंड 5, 5 प्रोसेस ले लेते हैं। इसका भी मान लेते हैं अराइवल टाइम 0 पे है, और यहाँ पे इसका 1 है। और यहाँ पे तीसरा का मान लेते हैं ये 2 है और ये 3 है, एंड देन ये 3 है और ये 2 है, और देन ये 5 है और ये 4 है। तो इस तरह से हमने प्रोसेस नंबर और उसका जो है अराइवल टाइम और उसका बस टाइम निकाल ली है। और इसको आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको कैलकुलेट करना है, और एवरेज वेटिंग टाइम आपको कैलकुलेट करना है। ये दोनों कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं ताकि आप वेरीफाई कर पाए। वो आएगा 11/5, सॉरी 21/5, और ये जो आएगा आपका आएगा 2/5। तो ये आपका आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 9/5। तो ये आपका आंसर आएगा। उस आंसर को आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं जो हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम उसी तरह से करना है, और कुछ नहीं है। ओके, और उसका एवरेज निकाल के आप आंसर बता सकते हैं। तो सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले रेडी क्यू बनाना है। जो जो आया है पहले उसको लिख देना है, उसको CPU एलोकेट करना है। और CPU एलोकेट करने के साथ साथ ये भी देखना है जब CPU में टाइम भर रहा है तो वहाँ पे रेडी क्यू में भी टाइम भर रहा है, और जब ये रेडी क्यू में टाइम भर रहा है तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस आ सकता है, तब देखना है उस तरह से। जैसे कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम 4 यूनिट पे पहुँच गए हैं, तो जब 4 यूनिट पे पहुँच जाएंगे तो हम यहाँ पर भी तो 4 यूनिट पे पहुँच गए हैं। टाइम तो भर ही रहा है ना, ऐसा नहीं ना जो हमारा रेडी क्यू का 0 ही रह गया और CPU का टाइम भर रहा है। जब टाइम भर रहा है तो सबके लिए टाइम भर रहा है, मतलब रेडी क्यू में भी टाइम भर रहा है और सेम, और CPU में भी टाइम भर रहा है। तो जैसे ही 4 यूनिट हो गया, तो 4 यूनिट में अगर 4 यूनिट पर भी कोई यहाँ पे अराइवल होता तो उसको भी हम यहाँ पे आंसर कर देते रेडी क्यू में। अगर कोई अराइवल नहीं होता तो उसको हम आंसर नहीं करते। ओके, तो ये रहा आपके लिए HW। इसको आप कंप्लीट करिए, और आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं होता है तो इसका जो आंसर है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब आप कोई मेंशन करते हैं कमेंट बॉक्स में जहाँ इसका आंसर प्रोवाइड किया जाए तब। ओके, तो ये रहा गाइस आपका फर्स्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट हम लिखे हैं जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑपरेशन एंड रिजोल्यूशन, और यहाँ पे सब आपको मेंशन करके एक एग्जांपल अच्छा से बता दिया गया है। एंड देन आपका दूसरा जो है वो एग्जांपल में बता दिया गया है। और जब आप ये एग्जांपल करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, 2 प्रोसेस 0 पे आ रहा है, और यहाँ पे 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। तो जैसे जैसे CPU का टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये जो है रेडी क्यू में ये सब आते जाएगा। जैसे CPU का टाइम अगर 2 से ज़्यादा या 2 पे पहुँच गया तो ये भी रेडी क्यू में आ जाएगा। उसी तरह से 3 पे पहुँचेगा तो ये भी आ जाएगा, उसके बाद ये भी आ जाएगा। तो उसी तरह से रेडी क्यू में प्रोसेस को लाते रहना है और अपना जो है आंसर बताते रहना है।
ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग टॉपिक को। और सीपीयू शेड्यूलिंग में हम लोग एल्गोरिदम को कंटिन्यू कर रहे थे, तो जिसमें हमारा सबसे पहला जो एल्गोरिदम था सीपीयू शेड्यूलिंग का, FCFS, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और उसमें एग्जाम्पल भी कर लिए थे। एंड अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप का एल्गोरिदम, जो कि है, तो उसका हेडिंग दे देते हैं, जो कि है गाइस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे SJF। और ये SJF का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब क्या है वो सब समझते हैं। ओके, यहाँ पे इसका हेडिंग अंडरलाइन, ओके, देन ओके। तो इसमें जैसे क्या क्या इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या है, तो सब यहाँ पे वन बाई वन समझते हैं। जैसे हमने FCFS में समझा था, तो उसको यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, आपको वो वीडियो नहीं समझे हैं, तो उसको आप देख लें, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा, और उसके बाद हम इसको आप देखिएगा तो थोड़ा और अच्छा से इसको क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, या फिर इसको ये भी, इसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं। अगर आप पिछला वाला नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी समझ में आएगा, लेकिन जो है आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन मिलना थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगेगा मुश्किल है। ओके, तो इसका भी एक दूसरा नाम है, जैसे कि इसको बोलते हैं जॉब शॉर्टेस्ट जॉब, या फिर प्रोसेस बोल देते हैं, शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट। जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में SPN बोल देंगे। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। इसका साइज को करना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा। ओके, तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया गाइज है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मतलब जिसका बर्स्ट टाइम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या इसका नाम है सेलेक्ट, जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो इसका जो है बर्स्ट टाइम कम है उसको सेलेक्ट करो, जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको सेलेक्ट करो। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा वो बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग होगा। ओके, और इसमें जो है मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है इसका, मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब ये प्रीएम्प्टिव होगा या फिर नहीं होगा, तो ये जो है नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब एक बार इसको सीपीयू मिल गया तो ये अपना काम खत्म करके ही मानेगा, बीच में सीपीयू को नहीं छोड़ेगा। ओके, तो मोड ऑफ ऑपरेशन भी समझ में आ गया। उसके बाद इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर मान लेते हैं बर्स्ट टाइम दोनों का सेम हो गया, तब क्या करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इसका होगा क्या, लोअर पीआईडी। जिसका पीआईडी कम होगा उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये देखना है जितना भी प्रोसेस में रहा है सबसे कम उसमें कौन सा प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है। जितना भी प्रोसेस है रेडी क्यू में, उसमें से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है उसको हम सबसे क्या करेंगे, पहले शेड्यूल करेंगे, सबसे पहले उसको सीपीयू अलोकेट करेंगे। तो ये रहा इसका डेफिनेशन, उसके बारे में पॉइंट जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, जो क्या है जिसका मान लेते हैं कम है उसको ही मिलेगा। ओके, तो वो तो आपको नाम से ही क्लियर होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब जिस प्रोसेस का जॉब कम है, जॉब कम इन द सेंस जो कम टाइम में अपना काम खत्म कर लेगा उसको सबसे पहले हम अलोकेट करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि आपको हेल्प करेगा जब इस पॉइंट को आप समझिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अमॉन्ग द प्रोसेस प्रेजेंट इन रेडी क्यू। रेडी क्यू में जब प्रेजेंट है उसमें से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द वन हैविंग लीस्ट बॉस टाइम, जिसका बॉस टाइम क्या है सबसे कम है, एंड शेड्यूल इट ऑन टू सीपीयू। हम क्या करेंगे, उसको सीपीयू पे शेड्यूल करेंगे जिसका बॉस टाइम सबसे कम है और जो रेडी क्यू में प्रेजेंट है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को समझेंगे। और ये एग्जांपल आप जब देखिएगा तब आपको रिलेट जो है मालूम चलेगा, जो अगर पिछला वाला वीडियो देखे हैं तब उससे आपको ज़्यादा क्लियर मिलेगा। मीन्स इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम डिफरेंट लेने वाले हैं, इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा डिफरेंट लेने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल में डिफरेंट क्या है, तो इस एग्जाम्पल में डिफरेंट ये होगा, इसका हम क्या करेंगे, अराइवल टाइम चेंज करेंगे। मतलब
अगर मान लेते हैं पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें अराइवल टाइम हम सबको जीरो दिए थे, तो यहाँ पे जो अराइवल टाइम है हम सबको जीरो नहीं लेके अलग अलग लेंगे, ताकि आपको जो है पिछला वाला भी समझ में आ गया होगा और ये वाला भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अराइवल टाइम हो गया और ये बर्स्ट टाइम हो गया। ये प्रोसेस नंबर 1 मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल करने वाले हैं, और इसका है 0 कर लेते हैं और इसका जो बर्स्ट टाइम है 2 कर लेते हैं। एंड देन इसको मान लेते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसका अराइवल टाइम 2 है और ये 3 पे आया है, इसका 3 यूनिट चलेगा और उसके बाद ये 3, 1, 5, 2, 8, 3, 10 एंड 2। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमने लिख लिया, और हमको आंसर में क्या चाहिए, सब टाइम फाइंड आउट करना है। तो सब फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको ये मालूम होना चाहिए जो हम गैंट चार्ट बनाते हैं और कैसे हैं, और उसमें जितना भी टाइम मेंशन रहता है उस टाइम को हम निकालते हैं कैसे हैं। ओके, तो गैंट चार्ट बन गया, इसका मतलब सब कुछ निकल गया, आप ऐसे मान के चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैंट चार्ट बनाते हैं, तो गैंट चार्ट बना लेते हैं, ये रहा गैंट चार्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं रेडी क्यू। ओके, इसको हटाते हैं, ये है रेडी क्यू। ओके गाइज, ये है रेडी क्यू और ये है सीपीयू, और जिसको हम लोग बोल रहे हैं गैंट चार्ट। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं रेडी क्यू में। तो जैसे ही पहला क्या है, पहला यूनिट रहता है 0, यहाँ पर भी पहला स्टार्टिंग रहेगा 0 से। तो 0 पे देखते हैं कौन सा जो जॉब है वो आया है। तो 0 पे देखिएगा तो अराइवल टाइम 0 किसका है, प्रोसेस नंबर 1 का। तो प्रोसेस 1 जो है वो 0 पे आया है, तो 0 पे आ गया। और अभी 0 टाइम पे और कोई तो आया है, सिर्फ P1 ही आया है, क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम क्या, अराइवल सबका सेम है और अभी टाइम अभी 0 ही हो रहा है। जब टाइम अभी 0 ही हो रहा है तो हमारे पास जिसका अराइवल टाइम 0 है, जो 0 पे आ सकता है वही ना आएगा। तो 0 पे तो सिर्फ मेरा अभी ये P1 ही आया है, रेडी क्यू में तो और कोई है नहीं। तो रेडी क्यू में जब एक ही जॉब बचा हुआ है, एक ही जॉब जब उसमें है, तो यहाँ पे हमको ये सोचना ही नहीं है कि किसको हमको सीपीयू पे भेजना है, क्योंकि जब एक ही है तो उसको ही भेजना है ना। अगर एग्जाम में एक ही स्टूडेंट बैठा है तो उसको ही पेपर देना है ना, और तो ऐसा नहीं है जो हम बाहर से बुलाएंगे। तो जब एग्जाम में रेडी क्यू में जब मेरा एक ही बैठा हुआ है तो उसको ही हम सीपीयू पे भेज देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है यार। जब 2 या 2 से ज़्यादा रहता है तब ना कंपटीशन रहता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, सिर्फ P1 ही है, तो P1 ही है तो क्या करेगा वो, P1 को सीपीयू पे शेड्यूल कर देंगे। और P1 जैसे ही सीपीयू पे शेड्यूल हुआ, P1 जैसे ही सीपीयू पे शेड्यूल हुआ तो क्या करेगा, ये अपना देखेगा बर्स्ट टाइम, वो अपना देखेगा बर्स्ट टाइम। ओके, और यहाँ पे बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, अब देखिएगा। अब यहाँ पे कहिएगा सबसे कम बर्स्ट टाइम तो हमारे पास 1 का है। सबसे कम जो है बर्स्ट टाइम, आप कहिएगा सबसे पहले जो है सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, कहिएगा आप 1 का है। तो हम 1 को क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो 1 को जब हम सेलेक्ट करने जाएंगे तब तक क्या हो जाएगा टाइम, उसका अराइवल टाइम है 3 पे। मान लेते हैं सबसे जो है कम बर्स्ट टाइम आप कहते हैं 1 का, चलिए ठीक है 1 का है, लेकिन 1 का अराइवल टाइम कब है, 1 का अराइवल टाइम है 3 बजे। 1 जो है वो आएगा 3 बजे, उससे पहले कौन सा आया है, तो उसका पहले जो है 0, मतलब स्टार्टिंग में ही आ गया है अराइवल टाइम 2 पे। तो जब स्टार्टिंग में आ गया तो उसको तो सीपीयू मिलेगा, ऐसा है नहीं जो सीपीयू क्या करेगा, वेट करेगा जब अराइवल टाइम 3 होगा तो हम बस टाइम 1 वाले को करेंगे, ऐसा तो है नहीं। बस टाइम कब कम रहेगा, कब हम कंपेयर कम करेंगे, ये जो लाइन लिखा गया है ये लाइन कब चलेगा, जब हमारे पास ये लाइन तब चलेगा जब 2 या 2 से ज़्यादा उसमें प्रोसेस अवेलेबल है तब। जब एक ही प्रोसेस है तो उसको ही हमको सीपीयू देना पड़ेगा, तो उसको ही सीपीयू दे दिए। ओके, तो ये अब यहाँ पे ये है नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है अगर सीपीयू उसको एक बार मिल गया तो अपना काम खत्म करके ही मानेगा, तो ये अपना काम क्या करेगा, खत्म कर लेगा। तो इसको काम को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो इसका जो काम है P1 वो चल गया, कितना यूनिट चलेगा, इसका बस टाइम है 2, तो ये 2 यूनिट चल गया। ओके, अब जैसे ही 2 यूनिट चला तो मतलब ये अब 2 बज गया, जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में आया था सब, अब 2 बजे क्या हुआ, इसका काम खत्म हो गया P1 का। और जैसे ही 2 बजा, जैसे ही हमारे पास टाइम हुआ 2, तो जैसे ही टाइम हुआ 2 तो अराइवल टाइम क्या है P2 का, तो P2 का अराइवल टाइम है 2। तो जैसे ही 2 बजा वो अपना P1 का भी काम खत्म हो गया और रेडी क्यू में क्या हुआ, P2 भी आ गया, क्योंकि अराइवल टाइम में क्या था, P2 का 2 था। तो 2 यहाँ पर भी आ गया, 2 यहाँ पर भी आ गया, ठीक है आ गया। 2 बजे यह इसमें आ गया और ये 2 बजे अपना इसका काम खत्म हो गया। जैसे क्या होता है, जैसे कोई एक नाइट ड्यूटी करते हैं, एक डे ड्यूटी करते हैं, तो जैसे ही डे ड्यूटी वाला का काम खत्म हुआ नाइट ड्यूटी वाला आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे P1 का काम खत्म हो गया, P2 रेडी क्यू में आ गया है। रेडी क्यू में जब आ गया है P2, तो अब यहाँ पे P1 रेडी क्यू में नहीं रहा, उसका काम खत्म हो गया, तो अब सिर्फ P2 ही है, क्योंकि अभी अराइवल क्या हुआ है, P2 को ही हुआ है। तो यहाँ पे जब ये हुआ, तो अराइवल टाइम जब ये हुआ
तो अब क्या हुआ, सिर्फ P2 ही बचा हुआ है, तो P2 को ही यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो P2 को भेज देते हैं। और P2 को जो भेजे तो यहाँ पे इसको जब CPU में लाया तो क्या है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो ये कहेगा हम अपना पूरा काम खत्म करके ही मानेंगे। तो इसका बर्स्ट टाइम क्या है, इसका बर्स्ट टाइम है 3, तो ये 3 यूनिट चलेगा। ये क्या करेगा, 3 यूनिट चलेगा। और जैसे ही 3 यूनिट चलेगा, जैसे ही 3 यूनिट चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा तिरछी नजरों से थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ये 2, ओके, यहाँ पे ये 2 है। 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा, ऐसा ही होगा टाइम। उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P2 कितना यूनिट लेगा, तो P जो है वो 3 यूनिट लेगा। इसका बस टाइम क्या है, 3 यूनिट। तो 2 के बाद 3 यूनिट, मतलब 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लेगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 5 आ गया, ओके। और जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे हम इस तरह से क्यों लिखे हैं वो देखिएगा। जैसे ही 2 से 3 हुआ, 2 से अभी P2 का ही काम चल रहा है मानते हैं, लेकिन 2 से 3 हुआ, टाइम तो बढ़ रहा है। तो जैसे ही 2 से 3 बजा, तो 3 बजे किसका आने का समय है, 3 बजे आने का समय है P3 का। तो P3 क्या करेगा, यहाँ पे आके वेट करेगा। P3 क्या करेगा, यहाँ पे आकर वेट करेगा, ओके। अभी P2 पे जो है, P2 CPU पे है। अब 3 बज गया, 3 के बाद क्या हुआ, 4 बज गया, अभी भी वो P2 जो है CPU के अंदर ही है, ओके। 4 बज गया, तो 4 बजे तो किसी का आने का टाइम है नहीं। फिर 5 बजा, जैसे ही 5 बजा, तो 5 बजे किसका आने का समय है, तो 5 बजे आने का समय है वो है P4 का। तो P4 आ गया, और 5 बजे क्या हुआ, P2 का भी काम खत्म हो गया। 5 बजे P2 का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 3 यूनिट ही लेगा। तो ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं, आई होप आपको ये जो हम यूनिट बाई यूनिट लिखे थे, ये आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, ये यूनिट बाई यूनिट नहीं लिखेंगे, ये बाई डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, अब थोड़ा सा देखिएगा, P3 एंड P4 हमारे पास रेडी क्यू में है। P3 एंड P4 हमारे पास रेडी क्यू में है। अब यहाँ पे ये दोनों में देखिएगा किसका जो बर्स्ट टाइम है कम है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा जब रहेगा तभी हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक ही रहता है तो हम वहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते नहीं। तो यहाँ पे जब 2 है, P3 एंड P4, तो अब ये देखना है ये दोनों में से कम टाइम किसको लगेगा खत्म होने में। तो P3 हमारे पास ये रहा, P3 ये रहा और P4 ये रहा। P3 का ये है, P4 का ये है। तो P3 का जो बर्स्ट टाइम है 1 है, और P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 है। तो किसका बर्स्ट टाइम कम है, ये जो हम पॉइंट लिखे हैं, ये जो पॉइंट लिखे क्या है, जिसका बर्स्ट टाइम कम रहेगा उसको हम पहले करेंगे। तो किसका बर्स्ट टाइम कम है, तो P3 का बर्स्ट टाइम क्या है, कम है, मतलब एक ही यूनिट है। तो P3 कहेगा हम जाएंगे CPU पे, तो ये CPU पे गया, और ये कितना यूनिट लेगा, एक ही यूनिट लेगा, मतलब 5 से जैसे ही 6 होगा, 5 से जैसे ही 6 हुआ, P3 का क्या हुआ, काम खत्म हो गया। अब P3 का जब काम खत्म हो गया, P3 का काम खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे जब 6 हुआ तो 6 यूनिट पे तो कोई और आ नहीं रहा है। अब सिर्फ बचा हुआ है कौन, P4 बचा हुआ है। तो P4 को ही अलोकेट होगा, तो P4 का अलोकेट हो गया। और P4 का रहे हम 2 यूनिट लेंगे, तो 2 यूनिट मतलब 6 से 7 और 7 से 8, तो 2 यूनिट ले लिया। और 8 जैसे ही हुआ तो 8 यूनिट पे कौन आ रहा है, P5 आ रहा है, तो P5 आ गया यहाँ पे। और P5 जब आ गया तो उसके बाद तो कोई और आ नहीं रहा है, P5 के बाद जो है वो कोई और आ नहीं रहा है, ओके। तो यहाँ पे जब P5 के बाद और कोई आ नहीं रहा है तो सिर्फ P5 ही है, P4 का तो काम खत्म हो गया। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर कौन सा कलर था, ये वाला था, इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे CPU लोकेट कर दिए, ओके। एंड देन यहाँ पे कौन सा है, P5 है, तो P5 यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आएगा P5। और P5 के यहाँ कितना यूनिट चलेगा, 3 यूनिट चलेगा, मतलब 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। तो जैसे ही 11 हुआ, जैसे ही 9 से 9, 9 से 10, 10 से 10 हुआ, तो 10 पे कौन सा आ गया, 10 पे मेरा P6 भी आ गया। तो P6 10 पे आ गया, और ये 11 यूनिट तक ले लेगा टाइम। उसके बाद 11 यूनिट जैसे ही हुआ, P5 का काम खत्म हो गया, और CPU में अब कौन सा है, P6 बचा हुआ है। तो अब P6 को यहाँ पे मिल जाएगा, और P6 कितना यूनिट चलेगा, 2 यूनिट चलेगा, तो ये क्या हो गया, 13 हो गया। तो इस तरह से गैंट चार्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो गैंट चार्ट कंप्लीट करने आया आप लोग को, आई होप आ गया होगा गैंट चार्ट कंप्लीट करने। जब हम लोग गैंट चार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तब यहाँ पे हमको अब जो भी टाइम पूछेगा उस टाइम हम बता सकते हैं। मतलब कौन कौन सा टाइम पूछेगा, तो टाइम आपको पूछ लेगा यहाँ पे, सपोज करिएगा यहाँ से आपको पूछ लेगा हमारे पास कौन कौन सा टाइम है। तो टाइम कौन कौन सा था, हम निकाले थे किसमें, जो हमारा नॉर्मल था FCFS में, उसमें हमने टाइम निकाला था बहुत सारा। जैसे कि हमारे पास टाइम कंप्लीशन टाइम, मतलब कंप्लीट कब किया, उसके बाद कंप्लीट के बाद टर्न अराउंड टाइम, और टर्न अराउंड टाइम के बाद वेटिंग टाइम। तो ये सब टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला निकाल देते हैं। टर्न अराउंड टाइम का मतलब इसका होता है कंप्लीशन टाइम माइनस
बर्स्ट टाइम, उसका वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस जो अराइवल हुआ था अराइवल टाइम। तो ये सब क्या है, फॉर्मूला है। सॉरी, यहाँ पे वेटिंग टाइम का ये जो बर्स्ट टाइम है उल्टा लिख दिए हैं। ओके, ये जो है टर्न अराउंड टाइम माइनस बाई ये बर्स्ट टाइम और ये है अराइवल टाइम। तो ये फॉर्मूला के यूज करके आप ये सब इसका फिल कर सकते हैं। ओके, ये कंप्लीट कब कब किया है, तो वो कंप्लीट टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं कब कब कंप्लीट किया है। तो P1 जो है वो कंप्लीट किया है 2 पे, P2 किया है 5 पे, P3 किया है 6 पे, और ये किया है 8 पे, ये 11 पे, और ये 13 पे कंप्लीट किया है। कंप्लीशन टाइम आपके पास है, अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है, और टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए और उसका जो है आंसर आप बता दीजिएगा। ओके, ये क्लियर हुआ किस तरह से हम किए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, ये रहा हमारे पास SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिसका भी बर्स्ट टाइम कम रहेगा उसको हम करेंगे। लेकिन वो किस कंडीशन में करेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस प्रेजेंट रहेगा तब। कम प्रेजेंट रहेगा तो सिर्फ अगर मान लेते हैं एक ही प्रेजेंट है, तो एक ही प्रेजेंट है तो वहाँ पे कंपेयर करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको उसी को CPU पे शेड्यूल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही गेन शेयर बना रही है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम कंप्लीट भी कर ही देते हैं साथ में इसको। ओके, यहाँ पे क्या है, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कंप्लीट कब किया था और वो अराइवल कब हुआ है। तो कंप्लीट किया है 1 पे और अराइवल कब किया था 0 पे, तो ये आ गया 0। फिर ये कंप्लीट किया है P2 कहाँ पे 5 पे और आया कब था 2 पे, तो इसका जो हो जाएगा 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 3। वैसे ही आप फॉर्मूला से निकालिए, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। P3 आया है 6 पे, मतलब कंप्लीट किया है 6 पे और आया कब था, आया था 3 पे, तो ये 3 यूनिट इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। P4 जो है आया था 8 पे और ये कंप्लीट किया है 8 पे और आया कब था, आया था 5 पे, मतलब 3 यूनिट अपना काम किया है यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम में। उसके बाद ये जो है P5 कंप्लीट किया है 11 पे और आया कब था, आया था 8 पे, तो ये जो है कितना यूनिट यहाँ पे, ये भी 5 और ये जो है 11 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 13 पे आया था और 13 पे आया था, ये कंप्लीट कब किया है 10 पे, तो ये भी क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम हो गया। उसके बाद वेटिंग टाइम, मतलब वो CPU पे कितना जो है रेडी क्यू में कितना वेट किया है, तो वेटिंग टाइम जो है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये जो आया था ये इसका क्या है 0, और ये क्या है बर्स्ट टाइम है। यहाँ पे जो है ये जो टर्न अराउंड टाइम है यहाँ पे थोड़ा सा जो है टर्न अराउंड टाइम क्या है कंप्लीशन टाइम, तो ये कंप्लीट किया है 0 पे, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दी है। ओके, तो ये जो है टर्न अराउंड टाइम कंप्लीट कब किया है 2 पे और आया कब था 0 पे, तो ये क्या होगा 2 होगा। वैसे ही वेटिंग टाइम क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे वेटिंग टाइम जो है ये और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसको इसको 0 0 0 0 0। तो ये सब जो है वेट नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्टली उसको जो है CPU अलोकेट होते गया है। ओके, क्योंकि वो सब पहले क्या था रेडी में प्रेजेंट था। तो इस तरह से फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा। ओके, और इस तरह से आपको वैल्यू फिल कर देना है और वैल्यू को वहाँ पे कर देना है। ठीक है, बस ये देखना है यार जो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो हम किए हैं वो फॉर्मूला सही लगाए हैं कि नहीं। जैसे कि जैसे यहाँ पे क्या है टर्न अराउंड टाइम, अगर ये वाला हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कंप्लीट कब हुआ है तो 5 पे और आया कब था, आया था 2 पे, तो 5 माइनस 2, फिर 6 माइनस 2, 8 माइनस 5, 11 माइनस 8, 13 माइनस 10। तो ये सब आप निकाल लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। एवरेज पूछता है तो सबको सम कर लीजिए और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे करने वाले हैं हम नेक्स्ट एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग सीपीएस शेड्यूलिंग को देख रहे थे और उसमें हम लोग जो उसका शेड्यूलिंग टेक्निक है वो सब समझ रहे थे। दो एल्गोरिदम को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक हमारा FCFS एंड एक हमने SJF को कंप्लीट कर लिया है। और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये भी हमारा क्या है एक शेड्यूलिंग जो है एल्गोरिदम है, इसको भी हम समझते हैं और इसका भी हम जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसका जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे हमने SJF में किया था और FCFS में किया था उसी तरह से इसको भी हम अच्छे से करने वाले हैं और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। ओके, क्राइटेरिया। तो जैसे हमने FCFS में क्या देखा था, उसका जो अराइवल टाइम था वो था। उसके बाद SJF में उसका हम जो देखे बर्स्ट टाइम जिसका कम था उसको देख रहे थे। वैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बर्स्ट टाइम ही रहेगा। आप जो SJF पढ़े हैं, SJF का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। SJF का थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब ये था क्या, SJF हमारा था नॉन प्रीएम्प्टिव।
नॉन प्रीएम्प्टिव। और ये ये जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, बस ये क्या है, प्रीएम्प्टिव है। बस इतना ही क्या है डिफरेंस है। ये क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव था, और ये जो है प्रीएम्प्टिव होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, मोड ऑफ ऑपरेशन, ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन होने वाला है वो होने वाला है प्रीएम्प्टिव। और उसके बाद यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कैसे करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट अगर आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट हम रिजोल्व कैसे करेंगे। तो वहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, प्रीएम्पशन ऑफ द रनिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन अवेलेबल और लेस देन द स्टिक शॉर्टर प्रोसेस। ये प्रीएम्प्ट कब कब करेगा, हम जब देखेंगे जो शॉर्टर प्रोसेस अगर है तब क्या करेगा, प्रॉम्प्ट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, प्रीएम्पशन ऑफ रनिंग प्रोसेस is based on availability ऑफ या फिर लेस देन भाई बोल सकते हैं, लेस देन स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टली शॉर्टर प्रोसेस या फिर शॉर्टेस्ट प्रोसेस। जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस अगर है कोई तभी वो क्या होगा, प्रीम्प्ट होगा, नहीं तो प्रीम्प्ट नहीं होगा। ओके, ये इसका क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे चलिए एग्जांपल समझते हैं तभी क्लियर होगा, वैसे ये ज़्यादा थियोरेटिकल पॉइंट क्लियर होता नहीं है। इसका एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल से, और यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे हिंट आपको दे चुके हैं क्या, एसजेएफ में क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव, और एस आरटीएफ में क्या है, प्रीएम्प्टिव है। मतलब यहाँ पे प्रीएम्प्ट होकर फिर से वो रेडी स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल को पिछला जो हम जो किए हैं, एफ सी एफ एस एंड एस जे एफ जो किए हैं उसमें दो एग्जाम्पल लिए थे, और इसमें जो है एग्जाम्पल का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। और ये सब आपस में रिलेटेड चल रहा है, एग्जाम्पल जो है रिलेटेड चल रहा है। मीन्स सबसे पहले हमने अराइवल टाइम 0 किया था, फिर अराइवल टाइम हम चेंज किए सबको। अब इसमें भी हम अराइवल टाइम के साथ कुछ जो है वो खेल करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम अराइवल टाइम के साथ, तो पहले एग्जाम्पल बना लेते हैं, फ्रेम कर लेते हैं एग्जाम्पल को। ओके, यहाँ पे सबसे आएगा क्या, प्रोसेस नंबर, पी नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा अराइवल टाइम, और यहाँ पे आएगा हमारे पास बर्स्ट टाइम। एग्जाम्पल ऑफ एस आर टी एफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जैसे 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। अराइवल टाइम इसका हम कर देते हैं 3 2 5 6 4 2, और ये है इसका 6। इसको मान लेते हैं फर्स्ट टाइम है 10, इसका है 2 एंड इसका है 1, इसका 3 एंड इसका 8। ये हमने इसका बर्स्ट टाइम मार दिया। और फिर से आपको क्या करना है, सब कुछ कैलकुलेट करना है। मतलब आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज जो वेटिंग टाइम है वो बताना है। तो उसके लिए फिर से हमको गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। तो वो सब आपको समझ में आ गया किस तरह से हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट की हेल्प से वो सब फाइंड आउट करते हैं दो एग्जाम्पल में। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ गैंट चार्ट बना लेते हैं, और उसके बाद आपको खुद वो गैंट चार्ट से आपको सब कुछ पता चल जाएगा फॉर्मूला से, या फिर आप डायरेक्ट लॉजिक से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ रेडी क्यू। ओके, ये रेडी क्यू हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, सीपीयू हो गया। ये रेडी क्यू और ये हमने सीपीयू बना लिया। उसके बाद बनाने के बाद अब देखिएगा क्या करने वाले हैं हम। इसका नामकरण कर देते हैं, ये है रेडी क्यू और ये है सीपीयू। अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। जैसे रेडी क्यू, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग तो हमारा 0 से ही होगा ना, तो ये 0 ही है, और ये भी क्या है, 0 है। स्टार्टिंग तो 0 से ही है, टाइम बराबर 0 से। अब यहाँ पे देखना है रेडी क्यू में कब आएगा प्रोसेस। तो रेडी क्यू अभी 0 है, तो 0 पे तो रेडी क्यू में यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। ओके, फिर रेडी क्यू का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, तो 1 पे भी कोई नहीं आ रहा है। रेडी क्यू का वैल्यू क्या हुआ, रेडी क्यू का वैल्यू हुआ 2। रेडी क्यू का वैल्यू क्या हुआ, 2। तो जैसे ही रेडी क्यू का वैल्यू हुआ 2, तब देखिएगा 2 पे कौन सा आया है। तो रेडी क्यू का वैल्यू जब 2 हो गया तो 2 पे हमारा कौन सा आ रहा है, तो 2 पे यहाँ पे अब ऐसा मत समझिएगा रेडी क्यू का वैल्यू सीक्वेंस में रहेगा। तो रेडी क्यू का वैल्यू क्या है, ये वाला 2 है। तो जैसे ही टाइम 2 हुआ तो रेडी क्यू में आ गया कौन, रेडी क्यू में आ गया P2। ये कब आया है, जब रेडी क्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। जब रेडी क्यू में वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो हम 0 लिखे हैं इस 0 का हटा देते हैं, मतलब मान के चलना है पहला जो आया है वो आया है P2। और वो कब आया है, जब टाइम हमारा 2 हो रहा है।
जब टाइम हमारा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 0 से लेकर 2 यूनिट तक, 0 से लेकर 2 यूनिट तक क्या हुआ, सीपीयू तो खाली रह गया, सीपीयू तो काम किया नहीं क्योंकि आया ही नहीं कोई प्रोसेस 2 सेकंड तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा आइडियल रह गया, यहाँ पे सीपीयू खाली रह गया। ओके, 2 सेकंड तक। और यहाँ पे टाइम हम मेंशन कर दिए हैं 2, 2 सेकंड तक क्या हुआ, खाली ये रह गया। यह था 0 और ये था 2। अब 2 सेकंड के बाद जो आया वो आया P2। और P2 जब आया तो P2 कह रहा है हम अभी अकेले हैं। P2 कह रहा है हम अभी अकेले हैं, तो हम पे कोई कंडीशन अप्लाई होगा नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, सीपीयू पे जाएंगे अपने मन मुताबिक, कोई हमको रोक नहीं सकता है सीपीयू पे जाने पे। तो ये जो P2 है वो चुपचाप यहाँ पे P2 आ जाएगा सीपीयू पे, रेडी क्यू से हट गया और सीपीयू पे आ गया। सीपीयू पे आने के बाद अब ये क्या है, ये है प्रीएम्प्टिव। जब प्रीएम्प्टिव ही है ये, तो ये भी देखना होगा जो हमारा अगला एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो क्या पीछे से कोई और रेडी क्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो देखना है बॉस टाइम सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। तो ये हो गया हमारे पास P2 आ गया। अब P2 आने के बाद ये क्या करेगा, एक यूनिट चला, तो जैसे ही एक यूनिट चला तो क्या हो गया, 3 हो गया। ये बॉस टाइम कितना लेगा, ये बॉस टाइम लेगा 10, टोटल लेगा 10। तो 10 लेगा, तो 10 तो हम चला ही नहीं सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे 1 बाय 1 क्या करेंगे, चला सकते हैं कि नहीं सकते, वो हम एक यूनिट हम बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 से हुआ क्या, 2 से हुआ 3। तो जैसे ही 3 हुआ तो 3 हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा पे कौन आ गया, तीसरा जब 3 यूनिट हुआ तो हमारे पास जो है P1 भी यहाँ पे आ गया। जैसे ही 3 हुआ वो P1 भी आ गया उसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक यूनिट चलाएंगे। अब यह देखिएगा रेडी क्यू में क्या हो गया, रेडी क्यू में P1 आ गया। तो रेडी क्यू में जब हमारे पास P1 आ गया, तब यहाँ पे आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, ये चीज देखना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या किए, मिस्टेक किए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक क्या किए हैं आपको ये देखना है। तो थोड़ा सा हम मिस्टेक क्या किए हैं, ये किए हैं, अभी P1 को नहीं बुलाते हैं, और अभी यहाँ पे P2 था ना, तो P2 को भी अभी नहीं लाते हैं। यहाँ क्या था, मेरा P2 आया है। ओके, और यहाँ पे हम मिस्टेक क्या किए हैं वो दिखाते हैं। आपको मिस्टेक अगर पकड़ में आ गया है तो सही है, अगर मिस्टेक पकड़ में नहीं आया है तो थोड़ा सा देखिए कैसे मिस्टेक किए हैं। जैसे कि रेडी क्यू का वैल्यू क्या था, यहाँ पे 2 यूनिट हुआ, तो 2 यूनिट बाद यहाँ पे रेडी क्यू में कोई सिर्फ P2 ही आ रहा है क्या, और कोई नहीं आ रहा है। तो एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये जो है इसको हटाते हैं यहाँ से ये। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ही रेडी क्यू का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे 2 यूनिट, रेडी क्यू का वैल्यू नहीं मतलब 2 यूनिट आगे बढ़े, तो उतना तक तो सीपीयू मेरा आइडल था। उसके बाद 2 यूनिट बाद मेरा आया क्या, P2 आया। 2 यूनिट बाद क्या आया, P2 आया, तो अभी क्या है उसको हम रेडी क्यू में स्टोर किए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, हम बोले थे क्या सीक्वेंस में नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी तो रेडी क्यू का वैल्यू क्या है, 2 यूनिट है, मतलब 2 यूनिट होगा तो रेडी क्यू में ये भी आ जाएगा। तो P2 में जो है, रेडी क्यू में अभी P2 भी आया है और P6 भी आया है साथ में, P2 भी आया है और P6 भी आया है साथ में। यही हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हम P2 को ही ले रहे थे, लेकिन P6 भी आ रहा है साथ में, वो भी आपको देखने के चलना पड़ेगा। अब ये दोनों में देखना है, हमारे पास P2 और P6 है अभी 2 यूनिट में। अब यहाँ पे क्या है, अब ये अकेले नहीं है जो कहेगा हम चल जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। अब जब ये अकेले जाएगा, अब P2 अगर हम कहेगा हम पहले सीपीयू पे जाएंगे, तो P6 कहेगा ये है SRTF, मतलब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो जो जिसका शॉर्टर टाइम रहेगा वो ही पहले जाएगा। तो किसका शॉर्टर टाइम है, किसका कम टाइम लगेगा, तो इसका बस टाइम क्या है, ये वाला है 10, और इसका बस टाइम क्या है 8 है, तो कौन सा कम है, तो कम है 8, तो कहेगा मेरा कम टाइम है तो हम पहले जाएंगे, तो P6 यहाँ पे अब आएगा, P6 यहाँ पे अब आएगा। ओके, देन अब यहाँ पे देखिएगा P6 जब आ गया, तो P6 आ गया, हाँ आ गया, अच्छा बात है। उसके बाद अब यहाँ पे ये 2 यूनिट हो रहा है, अब जैसे ही ये 3 यूनिट होगा, मतलब 2 से 3 हुआ, तो 3 हुआ तो कौन सा आ जाएगा, अब ये वाला भी आ जाएगा, तो 3 यूनिट हुआ तो हमारे पास P1 भी आ गया, 3 यूनिट हुआ तो अब क्या हुआ, P1 भी आ गया। और जब P1 आ गया तो ये अभी 1 यूनिट चला है, ये क्या है, ये भी सिर्फ 1 यूनिट चला है। ओके, अब जैसे ही P1 आ गया तो अब देखिएगा अब क्या होगा, अब खेल होगा, कैसे खेल होगा, ये क्या हुआ, P6 जो है वो 1 यूनिट चले गया, तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं इस तरह से लिख लें। ये जो है 1 यूनिट चले गया तो 8 से क्या हो गया, अब 1 यूनिट चले गया तो ये 8 से हो गया 7, 1 यूनिट ये चले गया तो 8 से क्या हो गया, 8 से हो गया 7। इसको इसको इस तरह से लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं 8, ये क्या हो, इधर क्यों आ रहा है ये क्या हुआ, ये हो गया 8 से 7 हो गया, मतलब 1 यूनिट चल गया तो इसका एक टाइम कम हो गया ना, 8 से 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास रेडी क्यू में कौन कौन सा है,
तो रेडी क्यू में हमारे पास P2 है, P6 है और P6। यहाँ पे P6 जो है, ये जो है P6 यहाँ से हट के कहाँ आया था, CPU पे आया था। तो अभी रेडी क्यू में हमारे पास कौन सा है, P2 है, P1 है और P6 है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देने के बाद आपको ये लगेगा क्या, यहाँ पे आपस 3 3 आ गया, तो इसका क्या है, इसका 6 है, इसका 10 है और इसका 7 है। तो अब सबसे कम किसका है, तो अब सबसे कम है क्या, 6 का है अब सबसे कम। तो जब आप सबसे कम जो है वो 6 वाले का है, तो वो कौन सा है, P1 का है। तो P1 का जब है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये 1 यूनिट से P1 क्या करेगा, प्रीएम्प्ट कर जाएगा। PR मतलब प्रीएम्प्ट समझिएगा। तो क्या हुआ, ये प्रीएम्प्ट कर गया, मतलब यहाँ से हट के किस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये रेडी क्यू में। तो P6 आ गया रेडी क्यू में। अब ये प्रीएम्प्ट क्यों कह रहा, प्रीएम्प्ट इसलिए कह रहा क्योंकि ये जो है 6 ये कम है और ये 7 है 1 यूनिट चलने के बाद। तो ये 7 रह गया और 6 बचा हुआ है, इसलिए वो प्रीएम्प्ट हो गया। ओके, तो अब जो है ये P6 जो है वो आएगा यहाँ पे, सॉरी ये जो P6, ये P1 जो है ये यहाँ पे आएगा। तो P1 आया, P1 आ गया यहाँ पे। अब ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं 1, इसको कर देते हैं, ये क्या हो गया, 1 यूनिट चला था मतलब ये 3 हो गया। ओके, अब उसके बाद ये P1 हो गया। अब P1 आया, तो P1 क्या हुआ, 3 से चला 4। अब यहाँ पे जब फिर 3 से चला 4, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे 4 पे कोई आ रहा है, तो 4 पे आ रहा है ये 5 वाला आ रहा है। तो जैसे ही ये 3 से 4 हुआ, जैसे ही 3 से 4 हो गया, तो कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 वाला भी आ जाएगा, क्योंकि इसका टाइम क्या है, अराइवल 4 है। और जैसे ही 1 यूनिट चल गया, तो 1 यूनिट ही अभी चला है, क्या है, 1 यूनिट चला है, मतलब ये चला है अभी 4 तक, 4 तक चल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब रेडी क्यू में कौन कौन सा है, तो रेडी क्यू में हमारे पास P2 है, P6 है और P5 है। तो अब किसका टाइम कम है, तो अब इसका टाइम, ये तो 1 यूनिट चल गया, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया 5, और ये इसका अब 3 हो गया। तो हमारे पास अभी कौन सा ये भी आ गया, लाइन में ये भी आ गया है। तो अब यहाँ पे सबसे कम किसका है, तो सबसे कम देखिएगा, तो यहाँ पे 5 वाला का है, 3 वाला का है। तो अब क्या होगा, 3 वाला आएगा। अब क्या होगा, 3 वाला आएगा, मतलब F5 वाला आएगा। ओके, तो F5 को ले आते हैं। तो ये जो F5 है, यहाँ से अब ये भी क्या होगा, यहाँ से P1 जो है ये हो गया प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट होकर कहाँ आएगा, P1 यहाँ पे आ जाएगा प्रीएम्प्ट होने के बाद। ओके, और P5 जो है अब शेड्यूल होगा यहाँ पे। तो P5 को यहाँ से हटा के यहाँ पे शेड्यूल कर देते हैं P5। ओके, और P5 आ गया, तो 4 से हो गया 5। अब ये 4 से क्या हुआ, 5, 1 यूनिट आगे बढ़ा। तो जैसे ही 1 यूनिट आगे बढ़ा, तो अब ये भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसका अराइवल टाइम क्या है, 5 है। तो यहाँ पे जो है P3 भी आ गया अब इसमें लाइन में। अब यहाँ पे ये हो गया, अब ये 1 यूनिट चले गया, मतलब ये हो गया 2 हो गया। ओके, उसके बाद ये क्या हुआ, 1 यूनिट चला, मतलब 5 हो गया ये। अब जब ये 1 यूनिट चल गया, यहाँ पे हमारे पास अब P3 भी आ गया। तो अब यहाँ पे देखना है सबसे कम टाइम किसका है। तो सबसे कम टाइम जो है वो यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये भी 2 है, ये जो है ये भी 2 है, और 1 यूनिट चलने के बाद ये भी 2 बच गया। तो सबसे यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया। तो जब कन्फ्लिक्ट हो गया, तो सबसे पहले कौन आया, जिसका जो आईडी है वो छोटा है। तो आईडी किसका है, ये छोटा है 3 वाला का, तो 3 वाला अब यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस तरह से प्रीएम्प्ट वाला भी देखना है, प्रीएम्प्ट वाला एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे P3 जो है, अब यहाँ से हो जाएगा ये P3 यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा। और ये जो 5 वाला है, ये भी यहाँ से क्या हुआ, प्रीएम्प्ट हो गया। प्रीएम्प्ट होकर कहाँ जाएगा, वो रेडी क्यू में फिर से जाएगा। जब तक जॉब कंप्लीट नहीं होगा प्रीएम्प्ट होने के बाद, वो रेडी क्यू में ही जाएगा। तो 5 यहाँ पे फिर से आ गया रेडी क्यू में। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे P3 आ गया, फिर से ये 1 यूनिट चलेगा। तो 5 से क्या हुआ, 6 हुआ, 1 यूनिट चला। तो 1 यूनिट चला, तो ये भी आ गया हमारे पास, अब इसमें 6 भी है हमारे पास आ गया, मतलब सारा जॉब जो है हमारे पास आ गया इसमें। तो यहाँ पे P6 जो है वो भी आ गया, P6 नहीं P4 जो है वो आ गया। ओके, P4 जो है वो आ गया, और P4 अब आ गया। तो अब यहाँ पे ये देखना है, ये तो आ गया। अब यहाँ पे सबसे कम किसका है, तो सबसे कम यहाँ पे 1 वाला ही हमको दिख रहा है। और ये P3 जो है, 1 यूनिट चलने के बाद ये भी क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 है, 1 यूनिट चलने के बाद ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1। तो सबसे पहले कौन जाएगा, तो सबसे पहले जिसका आईडी कम रहेगा, तो आईडी कम है 3 वाला का ही आईडी कम है। जब 3 वाला का ही आईडी कम है, तो ये कहेगा 4 वाले को, तुम्हारा 1 भले ही है, लेकिन हमारा आईडी छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम 1 यूनिट और भरेंगे, क्योंकि 1 यूनिट और ये भर सकता है। तो ये 6 से क्या हुआ, 6 से यही बढ़ेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 7 तक। तो 6 हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 7 तक, क्योंकि इसका आईडी कम है इसलिए। अगर इसका आईडी ज़्यादा रहता तो क्या होता, ये भी प्रीएम्प्ट होता फिर से। तो ये क्या हुआ, 7 तक चला। ओके, और 7 तक जैसे ही चला, तो 7 तक चलने के बाद अब क्या हुआ, सब यहाँ पे आ चुका है, इसमें सब आ चुका है हमारे पास रेडी क्यू में। और अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये हो गया 0 हो गया, और इसका काम क्या होगा, खत्म हो गया। जब इसका काम खत्म हो गया, तो P3 यहाँ पे कौन सा है, तो P3 का काम खत्म हो गया, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, उसके बाद अब कौन सा बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखना है अब किसका आईडी कम है सबसे।
तो यहाँ पे देखिएगा सबसे कम अब कौन सा है, तो ये 1 है, मतलब 4 वाला है, तो 4 वाले को लाते हैं, P4 आ जाएगा अब। तो P4 जैसे ही यहाँ पे आया, P4 का अब यहाँ पे शेड्यूल हो गया, तो P4 आएगा, यहाँ पे 7 यूनिट ऑलरेडी है और ये 1 यूनिट और चलेगा, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, देन फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे कम किसका है, तो सबसे कम इसका ये है 5, ये है 10, ये है 2 और ये 7, तो 2 वाला आएगा, तो 2 वाला मतलब कौन सा है 5 है, तो 5 वाला आएगा, ये वाला को ले आते हैं, 1 मिनट इसका कलर चेंज करते हैं। ओके, ये 5 वाले को ले आते हैं यहाँ पे, तो P5 आ गया, और P5 अब कितना यूनिट चलेगा, क्योंकि सबसे कम यही है तो यही अब पूरा यूनिट चलेगा, और तो कोई है नहीं, तो P5 जब आएगा तो P5 यहाँ पे रहा, ये 2 यूनिट चलेगा, मतलब यहाँ पे 10 तक चलेगा, और ये भी क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा। ओके, एंड देन अब यहाँ पे P5 का भी काम खत्म हो गया, अब कौन सा बचा हुआ है, तो अब हमारे पास बचा हुआ है P1 बचा हुआ है और P6 और P2, तो ये दोनों में सबसे कम क्या है, ये तीनों में सबसे कम है हमारे पास P1 का, क्योंकि ये 5 है, तो P1 चलेगा अब, तो P1 चलेगा 5 यूनिट से क्या हो गया 15 हो गया, और P1 का भी काम यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास ये 5 यूनिट चलने के बाद ये भी 0 हो गया। उसके बाद P2 बचा हुआ है और P6 बचा हुआ है, तो P6 का जो है टाइम 7 है, इसका 10 है, तो P6 चलेगा, तो P6 चलेगा, तो P6 का भी काम खत्म हो गया, तो 15 और 6 15 और ये 7 बचा हुआ है ना, तो 15 7 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, इसका भी काम खत्म, सिर्फ P2 ही बचा हुआ है, तो P2 अब आएगा, और P2 कितना यूनिट चलेगा, तो ये है 10 यूनिट चलेगा, तो 10 यूनिट चलने के बाद ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है गैंट चार्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि किस तरह से हम गैंट चार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, ये 7 हो गया, फिर ये 8 तक हो गया, फिर ये हो गया P5, P5 कितना यूनिट ले रहा है, तो P5 ले रहा था हमारे पास 3 यूनिट, तो 3 यूनिट मतलब यहाँ पे 1 यूनिट से पहले चल चुका था 10, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 5, और ये P5, तो P5 पहले चला है, तो P5 पहले चला है, तो वो 1 यूनिट लेगा, तो इस तरह से हम क्या किए गैंट चार्ट को कंप्लीट कर लिए। ओके, और जो यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो रहा है तो उसको हम प्रीएम्प्ट भी कर लिए हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसको एक बार और अपने से करिए तो आपको ज़्यादा अच्छा से क्लियर है। बस यहाँ पे ये सोचना है जैसे ही प्रीएम्प्ट हुआ उसको क्या करना है फिर से रेडी क्यू में भेजना है। ओके, और उसका जिसका भी शॉर्टेस्ट जो है रिमेनिंग टाइम अगर फर्स्ट है, जिसका भी बस टाइम कम है सबसे कम है, उसको सबसे पहले शेड्यूल करना है। बस यही लॉजिक है इसमें, और यहाँ पे कोई लॉजिक है नहीं, बस इतना ही है, उसको सॉल्व कर लिए तो वो अपना काम हो गया। और उसका जैसे ही गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया बन गया, तो उसके बाद उसका जो भी टाइम आपको मांगे, एवरेज मांगे या फिर वेटिंग टाइम का या फिर टर्न अराउंड टाइम का, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस। तो एक और एक क्वेश्चन दे देते हैं और उसका जो है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक आसान सा ही दे देते हैं। ये तो हम बस क्या किए क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा दिए, क्योंकि 3 एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा एक एक स्टेप लेवल को बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का, इसलिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमारा जो है आइडियल रहा वो भी केस देख लिए, और किस तरह से वो शेड्यूल हो रहा है वो भी यहाँ पे हम समझ लिए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। और कितना बार प्रीएम्प्ट हो रहा है, 3 बार प्रीएम्प्ट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे ये सब जो टाइम है वो कहाँ तक जा रहा है, हमारे पास ये गया 22 तक, ये 15 तक गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा टाइम का यहाँ पे जो है आंसर से आप मैच करवा लीजिएगा, और खुद से आप कैलकुलेट करके देखिएगा क्या टाइम आ रहा है। ओके, तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम करने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। ओके, एक चीज आप इसको क्या करिएगा फिर से सॉल्व कर लीजिए, और वहाँ पे जो भी टाइम पूछा आप यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आसान क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन का जो लेवल है हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं हर एक जब हम एल्गोरिथम देख रहे हैं उसमें, ताकि आप सब कुछ रिलेट करके एक साथ उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना हम यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं वो सब जो है पहले क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको ये वहाँ पे प्रीएम्प्ट वाला कोई सीन होता नहीं है। ओके, लेकिन वहाँ पे ये जो सीपीयू आइडियल है वो केस हो सकता है वहाँ पे। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, तो ये एग्जांपल कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, वो सब फीडबैक आप जरूर बता दीजिएगा। ओके, मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस, और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग वाले टॉपिक को, जिसमें से ऑलरेडी हमने बहुत सारा सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक को कंप्लीट कर लिए हैं, और साथ में उसका हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। अब हम नेक्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है या फिर जो टेक्निक है उसको हम जानने वाले हैं, जो कि है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को हम लोग जानेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास वही 3 चीज़ आएगा। एक आएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक आएगा मोड ऑफ ऑपरेशन, और एक आएगा जो कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा तब।
ओके, तो सबको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया का बात करें। सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसका प्रायोरिटी भी। तो जो भी उसका प्रायोरिटी दिया गया है वही उसका क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। जिसका प्रायोरिटी हाई होगा, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, प्रायोरिटी अगर हाई है तो उसको हाई प्रायोरिटी माना जाए, या फिर प्रायोरिटी अगर लो है उसको हाई प्रायोरिटी माना जाए। तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा जो भी बड़ा नंबर है उसको, जिसका मान लेते हैं ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको कंसीडर करना है, या फिर लो प्रायोरिटी वाले को हाई कंसीडर करना है। लेकिन जनरली जो रहता है वो आपको जिसका ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है वो ज़्यादा प्रायोरिटी उसका माना जाता है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल के मानना चलेगा। ओके, आते हैं यहाँ पे होगा इसका प्रायोरिटी। जैसे कि यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, अभी इतना हम जो प्रवचन दिया उसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में गिवन है जैसे मान लेते हैं P1 P2 P3, इस तरह से प्रोसेस गिवन है, और इसका प्रायोरिटी मान लेते हैं 5 है, इसका 2 है और इसका 3 है, तो ये हाईएस्ट मानना है या फिर लोएस्ट, ये प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा बार सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का मानना है या फिर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का मानना है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, लेकिन जनरली ज़्यादा नंबर रहता है उसी को एज ए हाईएस्ट हम लोग मान के चलते हैं। ओके, ये हुआ प्रायोरिटी डिफाइन हम जब करेंगे तब। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है इसका मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन, तो ये भी क्या है, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर प्रीएम्प्टिव दिया गया तो प्रीएम्प्ट हम करवाएंगे, अगर प्रीएम्प्शन वाला नहीं दिया गया तो हम प्रीएम्प्शन नहीं करवाएंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो कि पॉइंट है इसका, जब आएगा क्या उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा जब प्रायोरिटी सेम रहेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट जब आता है तो जिसका भी लो पीआईडी है, लोअर पीआईडी, उसको हम कंसीडर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेंगे और उसको हम सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को मानेंगे। ओके, इतना हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और लिखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग वर्क्स एग्जैक्टली लाइक SJF या फिर SRTF, except that it looks priority at priority instead of boss time। तो यहाँ क्या कर रहा है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग जो वर्क कर रहा है वो एग्जैक्टली किसके जैसा वर्क करता है, SJF या फिर STRJF के जैसा। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम वर्स्ट टाइम में काम करते हैं, यहाँ पे हम प्रायोरिटी के बेस पे काम करते हैं। ओके, तो ये नोट पॉइंट है, आप उससे रिलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो SJF जो होता है वो किसके जैसा होता है, वो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, और प्रीएम्प्टिव किसके जैसा होता है, SRTF जैसा होता है। तो प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें मिल सकता है। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रोसेस नंबर, ठीक है, P नंबर, सॉरी यहाँ पे प्रोसेस नंबर भी आएगा और प्रायोरिटी नंबर भी आएगा। तो प्रोसेस नंबर हमारे पास हो गया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रायोरिटी नंबर, तो इसको हम लिख देते हैं PRO, प्रायोरिटी नंबर को, और प्रोसेस नंबर हो जाएगा 1 2 एंड 3, तीन प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। प्रायोरिटी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 4 5 एंड 8, एंड देन यहाँ पे हम इसका अराइवल टाइम ले लेते हैं। तो अराइवल टाइम हो जाएगा 0 1 एंड 2। उसके बाद इसका बॉस टाइम ले लेते हैं, तो बॉस टाइम इसका हो जाता है यहाँ पे मान लेते हैं 4 3 एंड 5। तो ये सब जो है इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन है एग्जाम्पल में। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताने के लिए और एवरेज वेटिंग टाइम बताने के लिए। तो किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। नॉन प्रीएम्प्टिव, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक रेडी क्यू एंड एक सीपीयू बना लेते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये क्या है, रेडी क्यू और ये है सीपीयू। तो रेडी क्यू में पहले कौन सा आएगा, तो रेडी क्यू में सबसे पहले जो है वो आएगा, रेडी क्यू में अराइवल टाइम क्या है, 0 है ये, तो 0 है तो सबसे पहले आएगा हमारा पास P1। अराइवल टाइम 0 तो सबसे पहले आ गया P1। सबसे पहले P1 आ गया तो CPU पे कौन जाएगा,
तो सीपीयू पे जब P1 ही है, सिर्फ अकेला वही है, तो यही जाएगा सीपीयू पे। तो सीपीयू पे P1 आ गया, ये है 0। और उसके बाद P1 कितना यूनिट चलेगा, अभी हम देख रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब सीपीयू इसको अगर मिल गया तो ये कब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इसका काम कंप्लीट ना हो जाए। तो कितना यूनिट चलेगा, ये 4 यूनिट चलेगा, तो 4 यूनिट चला देते हैं। और जैसे ही 4 यूनिट के बीच, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3 और 3 से 4, इस टाइप से गया होगा। तो 0 से 1 जैसे ही हुआ तो अराइवल टाइम 1, PU2 भी आ गया। और फिर 2 से 3 जैसे जैसे 1 से 2 गया, तो फिर से यहाँ पे जो है 2, मतलब P3 जो है उसका भी अराइवल टाइम हो गया, तो वो भी रेडी क्यू में आ गया। ओके, अब 4 तक ये काम कंप्लीट कर लिया। 4 तक जब काम कंप्लीट कर लिया, तो अब हमारे पास रेडी क्यू में कौन सा है, तो रेडी क्यू में अब हमारे पास P2 भी है और P3 भी है। तो P2 भी है और P3 भी है, तो अब यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रायोरिटी किसका हाई है। तो हाई प्रायोरिटी किसका है, तो P2 और P3 में। तो हाई प्रायोरिटी देखिएगा यहाँ पे 5 और 8 में कौन सा है, तो 8 यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो 8 जब हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो P3 को यहाँ पे मिलेगा CPU, तो P3 आ गया। और ये चलेगा कितना, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट चलेगा तो यहाँ पे 9 हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ जो है P3 भी हट गया और उसके बाद P2 बचा, तो P2 लास्ट में चलेगा। और ये कितना यूनिट चलेगा, ये चलेगा 3 यूनिट, मतलब यहाँ पे हो गया 9 और ये 2 12। और उसके बाद ये भी काम खत्म हो जाएगा, तो ये भी हट जाएगा। तो ये जो हुआ ये बना नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए इसका गैंट चार्ट। इसका गैंट चार्ट बना ये नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए। सेम क्वेश्चन को हम कर रहे हैं आप प्रीएम्प्टिव के लिए। सेम क्वेश्चन को अब हम लोग देख रहे हैं प्रीएम्प्टिव के लिए। आप देखते हैं प्रीएम्पशन जन होगा तब यहाँ पे देखते हैं प्रीएम्प्टिव अप्रोच। तो यहाँ पर भी ये हो गया इसका रेडी क्यू और ये हो गया इसका सीपीयू। उसके बाद चलिए रेडी क्यू हो गया तो रेडी क्यू बना देते हैं, ये हो गया सीपीयू। तो रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आएगा P1 आ गया। और सीपीयू पर भी कौन सा आ जाएगा, तो P1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जब P1 इसमें आ गया तो ये तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये जब 1 यूनिट चलेगा, जैसे ही एक यूनिट चला, जैसे ही एक यूनिट ये चला, हमारे पास जो है रेडी क्यू में P2 भी आ जाएगा, क्योंकि P2 जो है उसका अराइवल टाइम 1 है। तो जैसे ही एक यूनिट हुआ P2 भी आ गया। उसके बाद जब ये आ गया तब यहाँ पे देखना है हमारे पास जो P1 यहाँ पे है, P1 का प्रायोरिटी क्या है, तो P1 का प्रायोरिटी है 4 एंड P2 का प्रायोरिटी क्या है, 5 है। तो दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो दोनों में से प्रायोरिटी आप देखिएगा तो किसका ज़्यादा है, ये जो है 5 वाला का ज़्यादा है, 5 मतलब P2 का ज़्यादा है। जब P2 का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ से P1 क्या कहेगा, P1 को ये धक्का मार के क्या करेगा, लात मार के भगाएगा यहाँ से। तो ये जो है यहाँ से क्या करेगा, ये प्रीएम्प्ट कर जाएगा। कितना यूनिट पे, एक यूनिट चलने के बाद ये क्या किया, प्रीएम्प्ट करेगा। एक यूनिट चलने के बाद ही ये प्रीएम्प्ट करेगा, इसको धक्का मार के P1 क्या करेगा, भगा देगा। और यहाँ से जैसे ही प्रीएम्प्ट करेगा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे P1 और P2 में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे ज़्यादा है P2 का, तो P2 यहाँ पे आया। और जैसे ही यहाँ पे P2 आया तो अब यहाँ पे ये देखेगा P2 1 से क्या गया, 2 पे। तो जैसे ही 1 से लेकर 2 यूनिट तक गया तो क्या कहेगा, हमारे पास P3 भी है, तो वो उसका अराइवल टाइम क्या है, 2 है। तो जैसे ही ये 2 हुआ हमारे पास अराइवल टाइम में वो 2 भी आ गया, मतलब P3 वाला भी आ गया। ओके, और यहाँ से अब यहाँ पे देखना है P2 भी है, P1 भी है और P3 भी है रेडी क्यू में। तो जब तीनों रेडी क्यू में आ गया है तब यहाँ पे देखना है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है P3 का। तो ये जो P2 आया है इसको भी लात मार के यहाँ से भगाया जाएगा, तो यह भी क्या हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया। और यहाँ से जब प्रीएम्प्ट हुआ तो यहाँ से जब प्रीएम्प्ट हो गया तो कहाँ आएगा, तो वो फिर से रेडी क्यू में आ गया, तो ये P2 फिर से रेडी क्यू में आ गया। ओके, अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है P3 का। तो P3 यहाँ से हट के कहाँ आएगा, CPU पे आएगा, P3 आया। और P3 अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी का है, तो ये क्या करेगा, सबसे लास्ट तक चलेगा। तो ये कितना यूनिट चलेगा, तो ये चलेगा हमारे पास 5 यूनिट, क्योंकि ये एक बार भी अभी नहीं चला है। तो एक बार भी ये नहीं चला है तो कितना यूनिट चलेगा, तो अभी 2 पे है तो ये चलेगा 7 यूनिट, मतलब 5। तो ये हो गया क्या, ये हो गया 0। और ये जो है 1 यूनिट ये चल गया था, तो मतलब ये 3 बचा था और ये 2 बचा था। ओके, तो P3 का काम खत्म। P3 का काम खत्म, तो अब P2 बचा हुआ और P1, तो P1 का प्रायोरिटी अब ज़्यादा है, तो P2 यहाँ पे आ जाएगा। और P2 कितना यूनिट बचा है, तो 2 यूनिट बचा हुआ है, तो 9 तक चल जाएगा ये। देन उसके बाद P2 का भी काम खत्म। उसके बाद कौन सा बचा हुआ है, P1 बचा हुआ है, तो P1 आएगा अब। तो P1 आया तो P1 अब यहाँ पे कितना उसका यूनिट बचा हुआ है, तो उसका 3 यूनिट बचा हुआ है, मतलब 9 9 3 12। तो यहाँ पे 12 यूनिट ये चलेगा। तो ये रहा जब हमारे पास प्रीएम्पशन वाला केस रहेगा तब, और ये रहा जब नॉन प्रीएम्पशन वाला केस रहेगा तब। जैसे ही हमारा गैंट चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे जो भी टाइम पूछेगा उस टाइम को हम बता सकते हैं कंप्लीशन टाइम के हेल्प से, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम जो मेरा फार्मूला था वो था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम,
और जो मेरा वेटिंग टाइम का फॉर्मूला था वो था टर्न अराउंड टाइम माइनस जो वहाँ पे बस टाइम था वो। ओके, तो हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। और एक चीज़, जैसे प्रियम्पशन वाला केस में आप ये देखिएगा, तो यहाँ पे जो है कंप्लीट कब कर रहा है वो देखना है। ये बीच में प्रियम्प्ट करके जा रहा है वो वाला कंप्लीशन टाइम नहीं है, कब वो कंप्लीट कर रहा है वो वाला हमको लेना है। जैसे P1 है, यहाँ से भी प्रियम्प्ट कर गया ये, तो यहाँ से जो प्रियम्प्ट कर गया तो ये इसका कंप्लीशन टाइम नहीं हुआ, इसका कंप्लीशन टाइम कब ये कंप्लीट किया, तो वो जो है अपना सारा बस टाइम कंप्लीट किया 12 पे, तो वो उसका कंप्लीशन टाइम 12 कंसिडर किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। और वो क्वेश्चन बस आपको यही ध्यान देना है, जो प्रायोरिटी किस प्रकार से हम कंसीडर करेंगे। तो ये क्वेश्चन, हाँ हाँ आपके पास सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। प्रायोरिटी के बाद यहाँ पे हम जो है प्रोसेस नंबर एंड देन अराइवल टाइम एंड बस टाइम, और इस तरह से हमारा हो गया ये। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे प्रायोरिटी मान लेते हैं, इसका हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 एंड देन ये हो गया 3 7 एंड 5। इसका अराइवल टाइम हो गया 4 1 3 3 8 6 2 4 एंड 5 2 एंड देन 3 एंड 5। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, तो इसको आप इसको सही से कर लेंगे। मतलब ये रहा इसके लिए, ये रहा इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा, और इसे गैंट चार्ट बनाइए, और उसके बाद जो कि यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम इसका कैलकुलेट करिए। ओके, तो आई होप आपको ये जो है प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग आपको समझ में आया होगा, और ये दोनों टाइप का हो सकता है वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये ट्राई करिए तो आपको जो है कंप्लीटली इसका जो है किस तरह से वर्क कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये भी देखना है, जैसे कि मान लेते हैं ये जो था कैसे ये काम करता है, तो वो काम करेगा वो जो होगा यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे कैसे काम करेगा वो, तो वो जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखते हैं कौन कौन सा हम अभी पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले हमने FCF, और उसके बाद जो SGF था, उसके बाद SRTF एंड देन अभी प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी के बाद अभी हम जो है बचा हुआ था एक राउंड रॉबिन, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पे। उससे पहले एक चीज़ और बता दे, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको दिया रहे तो क्वेश्चन में अगर नया टाइप का कोई पूछ दे, नया टाइप का अगर कोई यहाँ पे पूछे आपको टेक्निक पूछ दे, जैसे कि कोई भी डेफिनेशन दे देगा और कहेगा इस मेथड से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो जब आप उस मेथड से सॉल्व करिएगा तो वहाँ पे अगर आपको कोई नया टेक्निक वहाँ पे मेंशन रहेगा, तो जितना जो काम करना है उस टेक्निक में वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ओके, जैसे हमने पढ़ा था क्या, SRTF, इसका नाम क्या था, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो हो सकता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट था, वैसे ही आपको लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट दे दें, तो वहाँ पे मतलब जिसका भी ज़्यादा टाइम रहेगा सिर्फ उसी को पहले कंसिडर करना है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है, और क्वेश्चन अगर नया कोई फ्रेम करता है तो वहाँ पे आपको उसका मेंशन रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जो है लास्ट टेक्निक करेंगे जो कि है राउंड रॉबिन। ओके, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही है। तो मिलते हैं अपने गाइस अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं राउंड रॉबिन। ठीक है, इस दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस, और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग टॉपिक को। और सीपीयू शेड्यूलिंग में अब हम लोग देखने वाले हैं अपना लास्ट सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक जो कि है राउंड रॉबिन। और यह राउंड रॉबिन जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है जितना भी अभी तक हम पढ़े हैं उसमें, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक। तो ये क्या यूज़ होता है इसका, तो इसका भी यूज़ वही है सीपीयू को जो हमारा प्रोसेस है उसको शेड्यूल करना, ताकि हमारा जितना भी रेडी स्टेट में है वो उसको रन करवाया जा सकता है रनिंग स्टेट में। ओके, तो इसका हम यूज़ करते हैं, यूज्ड इन, जो हमारा है वो प्रीएम्पशन में इसका यूज़ होता है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं होता है। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं प्रीएम्प्टिव मैनर में। इसको शॉर्ट में लिखते हैं प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन इसका तो यूज हम करते हैं प्रीएम्प्टिव मैनर में। तो इसमें भी दो चीज़ आएगा, इसका जो है क्राइटेरिया एंड इसका मोड ऑफ ऑपरेशन। तो इसका जो क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो उसका हम बात करें तो इसका जो क्राइटेरिया है, तो इसका क्राइटेरिया कहता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया रहेगा अराइवल टाइम, तो अराइवल टाइम तो हम लेंगे ही, और साथ में प्लस
यहाँ पे जो टाइम क्वांटम का वैल्यू दिया रहेगा, क्या, टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम कहने का मतलब आपको एक टाइम का यूनिट दिया रहेगा, मीन्स जैसे 2 यूनिट 4 यूनिट उस टाइप का दिया रहेगा, और उसके बाद आपको कहा जाएगा इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसका मतलब ये हुआ जहाँ पे जितना यूनिट वो दिया गया है, चाहे प्रोसेस कभी भी आए ना आए, वो लेना है, मतलब जो स्टार्टिंग से आया है वो लेना है, और साथ में उसको उतना ही यूनिट रन करवाना है जितना टाइम क्वांटम में वैल्यू दिया गया है। वो कितना एग्जीक्यूट करना चाहता है उससे मतलब नहीं है, टाइम क्वांटम में जो वैल्यू मेंशन है सिर्फ उतना ही टाइम उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उसके बाद उसको प्रीएम्प्ट कर देना है, उसके बाद दूसरे को फिर से उतना ही एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हुआ सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे टी क्यू, टाइम क्वांटम को। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा इसका, मोड ऑफ ऑपरेशन, तो मोड ऑफ ऑपरेशन इसका रहेगा प्रीएम्प्टिव। यहाँ पे जब टाइम क्वांटम का वैल्यू उसका खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्रीएम्प्ट करके दूसरे को मौका देंगे। ओके, तो उसका लेकिन इसका गोल क्या है, ये राउंड रॉबिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका जो गोल है वो क्या कर रहा है, वो हमारे इंटरेक्टिवनेस को बढ़ा रहा है, वो रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा रहा है, सभी प्रोसेस को जो है वो बराबर बराबर मौका दे रहा है। ऐसा नहीं है जी हमारे ये प्रायोरिटी जैसा, जिसका प्रायोरिटी हाई है वो एग्जीक्यूट करते जा रहा है, और जिसका प्रायोरिटी लो है वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा है। लेकिन राउंड रॉबिन में क्या है, वो तो प्रायोरिटी में था, राउंड रॉबिन में है टाइम क्वांटम का वैल्यू फिक्स रहेगा, यहाँ पे कुछ भी रहे सबको जो है एग्जैक्ट सेम मौका मिलेगा उतना ही ड्यूरेशन के लिए। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है। तो इसका जो गोल है वो गोल को समझ लेते हैं। इसका गोल है इम्प्रूव इंटरेक्टिवनेस, इंटरेक्टिवनेस, या फिर बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, और इसका जो है सबसे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल रहता है, यहाँ पे कोई जो है डिफिकल्टी नहीं आएगा, बस टाइम क्वांटम का वैल्यू जितना दिया रहेगा उससे इसको एग्जीक्यूट कराते जाना है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस नंबर पी नंबर दिया हुआ है मान लेते हैं, और उसके बाद अराइवल टाइम तो दिया ही रहेगा, उसके बाद बॉस टाइम तो दिया ही रहेगा, कितना नंबर इस टाइम से इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हम 3 प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3, और अराइवल टाइम मान लेते हैं सब जो है वो 0 पे ही आ गया है, और इसका बर्स्ट टाइम ये 4 यूनिट चलेगा, ये 5 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो इसमें चलिए समझते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको मेंशन रहेगा टी क्यू का वैल्यू, मतलब टाइम क्वांटम का वैल्यू। तो यहाँ पे जो टाइम क्वांटम दिया गया है वो इक्वल टू दिया गया है 2 यूनिट मान के चल सकते हैं इसको। इसको कैसे करना है, सेम उसी तरीका से करना है, एक रेडी क्यू बना लेते हैं, एक रेडी क्यू बना लीजिए इस तरह से, एंड एक सीपीयू बना लीजिए। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं, नामकरण क्या है ये हो गया रेडी क्यू और ये हो गया सीपीयू। तो रेडी क्यू में अभी जो है जैसे ही टाइम 0 हुआ तो वहाँ पे इसका सबका अराइवल टाइम 0 है, तो जब सबका अराइवल टाइम 0 है तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, सब आ जाएगा, मतलब P1 भी आ गया, P2 भी आ गया और P3 भी आ गया, P1 P2 एंड P3 सब आ गया। तो जब सब आ गया है तो यहाँ पे हमको किसको मौका देना है, अराइवल टाइम तो सबका सेम है, जब अराइवल टाइम सबका सेम है तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी देखना है, तो प्रोसेस आईडी जिसका कम रहेगा उसको हम पहले मौका देंगे, मतलब P1 को पहले मौका दिया जाएगा। तो P1 यहाँ से हट के कहाँ आ गया, P1 यहाँ पे आ गया, सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने के लिए, अब सीपीयू का भी 0 है स्टार्टिंग टाइम है। और उसके बाद अब ये कहेगा हमको तो एग्जीक्यूट करना है 4 यूनिट, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा हम तुमको 4 यूनिट एग्जीक्यूट करने देंगे नहीं, 2 यूनिट बाद फिर से तुमको क्या होगा, रेडी क्यू में जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम क्वांटम जो राउंड रॉबिन है वो कहता है टाइम क्वांटम के वैल्यू से एक्स्ट्रा नहीं तुम एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये 0 से कितना चलेगा, 2 यूनिट चलेगा, इसको कितना चलना है उससे मतलब नहीं है, टाइम क्वांटम का वैल्यू कितना है उससे मतलब है। तो 0 से ये 2 चला, जब 0 से 2 चला तो यहाँ पे ये क्या हो, 2 यूनिट चल गया, मतलब ये अब 4 में से 2 चल गया तो 2 बच गया। ओके, और उसके बाद जैसे ही ये 2 यूनिट चल गया, टाइम क्वांटम का वैल्यू इसका हो गया खत्म, तो ये क्या करेगा, यहाँ से किया ये प्रीएम्प्ट, ये यहाँ से प्रीएम्प्ट किया, और प्रीएम्प्ट करने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये आ गया फिर से P1 यहाँ पे, कहाँ पे, रेडी क्यू में, प्रीएम्प्ट करने के बाद। उसके बाद अब किसको मौका मिलेगा, अब यहाँ पे P2 है सीक्वेंस में लगा हुआ, तो अब P2 को मौका मिलेगा, P2 को मौका मिला, और P2 भी क्या कहेगा, हम 5 यूनिट चलेंगे, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा 5 यूनिट अभी नहीं चलना है, अभी तुम 2 ही यूनिट चलो, और फिर से जब आना तब तुम और एक्स्ट्रा जो चलना है वो चलना। तो फिर से ये 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर से क्या होगा, ये प्रीएम्प्ट हो जाएगा, फिर से क्या हुआ, प्रीएम्प्ट हो गया, और फिर से प्रीएम्प्ट होने के बाद ये कौन सा था, P2 था, तो P2 पहले यहाँ पे आया, फिर से प्रीएम्प्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरह से अब कौन सा आया, अब यहाँ ये भी 2 यूनिट चलेगा, तो ये कितना बचा, ये 3 बचा। देन उसी तरह से अब P3 लगा हुआ है, तो P3 यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा P3, और P3 भी कहेगा हम तो 3 यूनिट चलेंगे, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा 3 नहीं, अभी फिलहाल के लिए तुम 2 यूनिट चलो, मतलब 4 से 6 हो जाओ। और जैसे ही ये 6 हो गया, 2 यूनिट चले गया, तो 2 यूनिट चलने के बाद क्या हो गया, प्रीम्प्ट हो जाएगा, प्रीम्प्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, प्रीम्प्ट होने के बाद ये P3 था तो यहाँ पे P3 फिर से आ जाएगा रेडी क्यू में।
अब फिर से कौन सा आ गया, फिर से अब P1 का मौका आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा सबको बराबर बराबर मौका मिल रहा है, सबको बराबर बराबर मौका मिल रहा है। तो अब यहाँ पे फिर से जो है P1 एग्जीक्यूट करेगा, तो P1 आया। P1 अब कहेगा हमको 2 यूनिट एग्जीक्यूट करना है, और टाइम क्वांटम कहेगा हाँ हम तुम 2 यूनिट ही एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जब ये 2 यूनिट एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और P1 का काम खत्म हो गया। ये 4 यूनिट एग्जीक्यूट करना था, 4 यूनिट कर लिया। ओके, अब कौन सा बचा हुआ है, अब बचा हुआ है P2। जब P2 बचा और यहाँ पे प्रीएम्प्ट नहीं होगा क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया, इसका प्रोसेस का जो टाइम था वॉच टाइम वो भी खत्म हो गया। अब बचा हुआ है P2। तो P2 कहेगा हमको अभी 3 यूनिट चलना है, तो फिलहाल के लिए कहेंगे तुम जो है 2 यूनिट चलो। तो 8 से हो गया 10, और जब 2 यूनिट चलेगा तो इसका कितना बचा, ये बचा 1। ठीक है, और उसके बाद जो है ये क्या करेगा, ये अभी प्रीएम्प्ट करेगा। तो प्रीएम्प्ट कर गया। प्रीएम्प्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो है P2 पर तो अभी प्रीएम्प्ट कर गया। प्रीएम्प्ट करने के बाद फिर से कहाँ आ गया, P2 यहाँ पे आ गया। और रेडी क्यू में सबको आगे आगे लिखना है, ऐसा नहीं बीच में वहाँ पे लगा देना है। तो अब यहाँ पे P3 आ जाएगा, तो P3 यहाँ पे आ गया। और P3 कहेगा हमको यहाँ पे 2 यूनिट से पहले चला दिया था तो 1 बचा हुआ था। ओके, और उसके बाद कहेगा P3 हमको अब 1 यूनिट चलना है। तो हमको कहेगा, ये कहेगा हमको 1 यूनिट चलना है, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा अगर तुम 2 या 2 से कम चलना चाहता है तो चल सकते हो। तो ये कहेगा 1 यूनिट हमको चलना है। तो P3 जब 1 यूनिट चलेगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 होने के बाद इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। जब काम खत्म हो गया तो अब कौन सा बचा हुआ है, P1 बचा हुआ है। तो P1 भी कहेगा हमको 1 यूनिट चलना है, तो ये भी 1 यूनिट चलेगा। तो इसको भी 1 यूनिट चला देते हैं, यहाँ से ये P2 हट जाएगा और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो मेरा है टाइम क्वांटम काम करता है, और इस तरह से प्रीएम्पशन होता है, और इस तरह से मेरा गैंट चार्ट इसका बनता है। ओके, और जैसे ही गैंट चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो सब टाइम आप फिर से निकाल सकते हैं। इसका मेन जो है चीज़ ये गैंट चार्ट ही है। जैसे ही गैंट चार्ट बन गया तो उससे आप कंप्लीशन टाइम निकालें, और कंप्लीशन टाइम से फार्मूला लगा के उसको जो भी सॉल्व करना है वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। ओके, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि थोड़ा सा आपको लगे यहाँ हम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं गाइज, कुछ इस टाइप का। यहाँ पे प्रोसेस नंबर, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं अराइवल टाइम, और अराइवल टाइम के बाद बस टाइम। तो इसका प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रोसेस इस बार ले लेते हैं, या फिर 5 ही लेते हैं। उसके बाद इसका जो है यहाँ पे 4 0 4, और ये हो जाएगा 1 5, एंड देन 2 3, एंड उसके बाद 3 2, उसके बाद ये हो जाएगा ये 5 और 6। तो ये बन गया। अब यहाँ पे चलिए इसका गैंट चार्ट बनाते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ आओ, टाइम क्वांटम का वैल्यू। तो यहाँ पे जो टाइम क्वांटम का वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 3। टाइम क्वांटम का वैल्यू दिया गया है 3। ओके, तो चलिए फिर से बनाते हैं रेडी क्यू। ये हो गया रेडी क्यू, और ये हो गया CPU। इसका नामकरण कर देते हैं, ये रेडी क्यू और ये हो गया CPU। अब इसमें कैसे करना है, फिर से उसी टाइप से करना है। कैसे, रेडी क्यू में फिलहाल के लिए कौन सा आएगा, फिलहाल के लिए आएगा P1। अभी तो रेडी क्यू में कोई है नहीं, तो ये P1 आया। और जब P1 आएगा तो अब यहाँ पे कहेगा क्या, हमको 2 यूनिट चला दो। P1 कहेगा हमको 2 यूनिट चला दो, ये स्टार्टिंग में 0 है तो P1 यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम 2 यूनिट चला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट चलने के बाद ये जब 2 यूनिट चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 2 यूनिट हुआ तो हमारे पास ये जो है P2 भी इसमें आ जाएगा, और उसके बाद P3 भी आ जाएगा इसमें। और P2 का मौका है अब, तो P2 चलेगा। तो P2 कहेगा अब हमको 2 यूनिट चलाओ। तो ये जब इसको हम 2 यूनिट चलाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम 2 यूनिट्स यहाँ पे चलाएंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इस तरीक़ा से हम कह रहे हैं इसको, यहाँ पे 2 यूनिट नहीं, यहाँ पे चलेगा 3 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम का वैल्यू क्या है, टाइम क्वांटम का वैल्यू है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइम क्वांटम का वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट चलेगा, 3 यूनिट चल गया। ओके, तो 3 यूनिट चलेगा तो क्या बच गया, ये इसको यहाँ से हटाते हैं। 3 यूनिट चलने के बाद ये बच गया 1। अब आया P2। तो P2 कहेगा हम तो 5 यूनिट चलेगा, 5 यूनिट चलेगा, लेकिन टाइम क्वांटम कहेगा तुम 5 नहीं तुम 3 यूनिट चलेगा अभी। तो 3 चलेगा तो यहाँ पे 6 हो गया, और 3 चला तो ये बच गया 2, और ये P2 का भी टाइम क्वांटम खत्म हुआ। उसके बाद जो है ये प्रीएम्प्ट कर रहा है तो यहाँ पे P1 आ गया फिर से, और P2 आ गया। ठीक है, उसके बाद P3 का काम आ गया। तो P3 यहाँ पे अब जैसे ही ये देखिएगा 6 यूनिट हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे हमारा हुआ इस तरीक़ा से देखिएगा। ओके, तो P1 तो P2 तभी एग्जीक्यूट कर रहा है, और जैसे ही ये 6 हुआ, जैसे ही ये 6 हुआ तो जितना भी था P3 आ गया था तो P4 भी आ जाएगा, और उसके बाद जो है P हमारे पास वो 3 आ गया था, 4 आ गया, और 5 भी आ जाएगा। एंड देन अब जो है P3 वो आएगा, तो P3 एग्जीक्यूट हुआ।
तो P3 एग्जीक्यूट हुआ तो ये कितना यूनिट चलेगा, ये 3 यूनिट ही चलना है इसको, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये चल गया 9 यूनिट तक और ये 0 हो गया, तो वो तो फिर से वहाँ पे आएगा नहीं। तो अब P4 और P5 बचा हुआ है, तो P4 अब और P5 जो बचा हुआ है वो अब P4 को मौका मिलेगा, ठीक है। और ये जो P1 है वो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ किए हैं, थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, वो गड़बड़ किए हैं यहाँ पे रेडी क्यों में फिर से हम उसको प्रीएम्प्ट करके नहीं भेजे हैं, इसलिए वहाँ पे गड़बड़ होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। जैसे रेडी क्यू में अभी फिलहाल के लिए कौन सा है, तो फिलहाल के लिए जो है वो P1 आ चुका है और P1 को ही मौका मिल रहा है, तो ये 0 से 3 यूनिट चला। ओके, P1 अभी आया था, उसके बाद जैसे ही 3 हुआ तो हमारे पास P2 और P3 भी आ गया, और 3 यूनिट हुआ तो हमारे पास P4 भी आ गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये प्रीएम्प्ट हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ, प्रीएम्प्ट हो गया। तो प्रीएम्प्ट होने के बाद P1 यहाँ पे आया, तो ये प्रीएम्प्ट हुआ। उसके बाद P2 को जैसे ही मौका मिला, तो P2 को जब मौका मिला तो वो क्या करेगा, तो ये फिर से यहाँ पे 3 हो गया था, एंड देन ये अराइवल होगा 5 पे, तो ये 3 यूनिट चलेगा, तो 3 यूनिट चला देते हैं। उसके बाद 5 पे ये जो है P5 भी आ जाएगा, तो ये P1 को यहाँ पे रखना जरूरी था। और P2 अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो 6 यूनिट चलेगा, तो P2 फिर से यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि अभी ये 0 हुआ नहीं है। और P3 जैसे ही आएगा तो 6 से 9, और 6 से 9 आने के बाद वो क्या हो गया, 0 हो गया। वो क्या हुआ, 0 हो गया। और 0 होने के बाद अब किसको मौका मिलेगा, P3 अभी बचा हुआ है, तो P3 को फिर से यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। उसके बाद स्टोर करने के बाद उसके बाद यहाँ पे P4 चलेगा, तो P4 9 के बाद क्या होगा, 9 10 11 12 12 तक चला। और 12 तक चलने के बाद इसको कितना यूनिट चलना है, तो इसको चलना है 2 ही यूनिट। जब 2 ही यूनिट चलना है तो हम काहे इसको ज़बरदस्ती 3 यूनिट चला रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और ये 2 ही यूनिट चलेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 11। ओके, उसके बाद कौन सा बचा है, तो ये जो है P4 का भी काम खत्म। तो P4 का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद बचा हुआ है कौन सा, ये। और उसके बाद यहाँ पे P1 फिर से चलेगा, तो P1 जब चला फिर से तो इसको कितना यूनिट चलना है, तो इसको चलना है 1 यूनिट, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 12 तक हो गया। और 12 तक होने के बाद अब कौन सा बचा हुआ है, तो इसका भी काम खत्म, P5 बचा हुआ है। तो P5 कितना तक चलेगा, तो P5 चलेगा अभी 6, इसको चलना है 6 यूनिट्स ना, तो अभी 3 यूनिट चलेगा तो 3 बच जाएगा, तो ये चलेगा 15 तक। उसके बाद P5 यहाँ पे आ जाएगा प्रीएम्प्ट होने के बाद। ओके, ये अभी चल गया। और उसके बाद P2 आएगा, तो P2 को चलना है 2 यूनिट, मतलब 17 तक चलेगा, इसका काम खत्म। उसके बाद फिर से आएगा P3, तो P3 को कितना चलना है, तो P3 को नहीं चलना है, अब P5 चलेगा। तो P5 जब चलेगा 3 यूनिट तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और ये पहले ही चल चुका था, यहाँ पे इसका काम हो गया था पूरा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो P5 यहाँ पे 20 यूनिट चलेगा। तो ये जो हमारा गैंट चार्ट बना वो है इस क्वेश्चन का गैंट चार्ट। अब ये जैसे ही ये आ गया तो कंप्लीशन टाइम आ गया आपके पास, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक टर्म और बचा हुआ है, वो समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास राउंड रॉबिन तो समझ गए, उसका क्वेश्चन भी लगाना समझ गए, लेकिन इसका परफॉर्मेंस का बात करें तो वो समझ लेते हैं। इसका परफॉर्मेंस किस प्रकार से जो है अच्छा है या फिर क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का परफॉर्मेंस क्या है, तो इसका परफॉर्मेंस हमारे पास टाइम क्वांटम पर डिपेंड करता है। टाइम टाइम क्वांटम पे डिपेंड करता है। अब टाइम क्वांटम में 3 वैल्यू हो सकता है, एक तो होगा स्मॉल, एक तो स्मॉल होगा, एक क्या होगा, एक होगा लार्ज, और एक वैल्यू हो सकता है वेरी लार्ज, और एक हो सकता है वेरी स्मॉल। ठीक है, यही हो सकता है वैल्यू, 4 टाइप का वैल्यू पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू परफेक्ट होगा टाइम क्वांटम के लिए, वो हमको मानना है। तो ये जो है, जैसे ये मान लेते हैं टाइम क्वांटम का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, टाइम क्वांटम का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, तो क्या होगा, जब टाइम क्वांटम का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया तो वो तो जैसे मान लेते हैं जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, वही होगा। और टाइम क्वांटम का वैल्यू बड़ा है तो जब मतलब वो पूरा बर्स्ट टाइम को अपना एग्जीक्यूट कर लेगा, तो वो एग्जैक्टली बन जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सब जैसा, वो बन जाएगा अगर वेरी लार्ज हुआ तो। ओके, अगर मान लेते हैं क्या हुआ, बहुत स्मॉल हो गया तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, फटाफट से वो अपने जैसे कुछ देर चला उसको फिर स्विच करेगा, फिर थोड़ा चला, तो वहाँ पे जो इफिशियंसी है वो लगभग 0 हो जाता है। इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी अप्रॉक्स 0 हो जाएगा अगर बहुत स्मॉल हम ले लिए था, क्योंकि वहाँ पे जो है कंटेक्ट स्विचिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं स्मॉल और लार्ज लेंगे तो, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल लेंगे तो क्या होगा, ये मोर कंप्लीट होगा, मोर कंटेक्स्ट स्विचिंग, वहाँ पे कंटेक्ट स्विचिंग ज़्यादा होगा, ओवरहेड ज़्यादा क्रिएट होगा। कंटेक्ट स्विचिंग मतलब हम उसको प्रीएम्प्ट करके वहाँ पे जा रहे हैं तो वो क्या है, कंटेक्ट स्विचिंग हो रहा है।
तो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा अगर हम स्मॉल लेते हैं तो। दूसरा यहाँ पे बोल सकते हैं जो होगा मेक द सिस्टम बेटर बेटर रिस्पॉन्स। सिस्टम वो जो होगा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, मतलब वो क्या करेगा, सबको मौका मिलेगा, सब जो जितना भी वहाँ पे प्रोसेस है सब प्रोसेस को मौका मिलेगा। अगर हमारा जो लार्ज हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, लेस कंटेक्स्ट स्विच होगा, कंटेक्स्ट स्विच क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे जो है वो पुअर जो है इंटरेक्टिवनेस हो जाएगा, पुअर इंटरेक्टिवनेस। इंटरेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, कौन सा ज़्यादा सही है, तो स्मॉल रखना हमको ज़्यादा सही है। नहीं ज़्यादा छोटा होना चाहिए, नहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, नहीं लार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मीडियम टर्म में स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ताकि सबको मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं है ज़्यादा बड़ा कर देना तो वो उसका काम ही नहीं रहेगा उस टाइप का। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए हमको नॉर्मल स्मॉल साइज का टाइम क्वांटम का वैल्यू रखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ये हम किस तरह से राउंड रॉबिन को समझ रहे हैं। तो यहाँ तक अभी हम कौन कौन सा जो है डिस्कस कर लिया है वो समझते हैं। और यहाँ पे जो है लगभग सब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्गोरिथम में डिस्कस किए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद एच को देखे थे, उसके बाद एस को देखे हैं, उसके बाद प्रायोरिटी में देखे हैं, प्रायोरिटी में भी हम देखे हैं दो टाइप का, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। उसके बाद देखे हैं राउंड रॉबिन। तो हमारा जो है सीपीयू शेड्यूलिंग इतना ही था। ठीक है, और भी अगर मान लेते हैं नया क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको मेंशन रहेगा जो वो काम कैसे करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना रहेगा। ओके, तो गाइज ये 5 टाइप का हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक। अब यहाँ पे जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या फिर टेक्निक हमारा चैप्टर जो होता है वो होता है खत्म। तो अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक हम देखे हैं सबसे पहले रेडी से यहाँ पे थोड़ा सा हम चलते हैं डायग्राम में लेके आपको। ओके, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे उस डायग्राम के पास लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे क्या, यहाँ पे न्यू से रेडी में ले जाने का काम कौन करता है, न्यू से रेडी में ले जाने का काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। न्यू से रेडी में ले जाने का काम कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या पढ़े हैं, हम फिलहाल के लिए पढ़े हैं हमारा रेडी से रनिंग स्टेट में, मतलब जो हमारा प्रोसेस है उसको रेडी से रनिंग स्टेट में ले जाने का काम सीपीयू शेड्यूलिंग करता है। तो हम वो देखेंगे किस तरह से वो काम करता है और कैसे वहाँ पे जो है उसको ले जाता है। अब ये भी हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही हम सारा जो है हम समझते रहेंगे, जो यहाँ से वहाँ जाएगा तो कैसे होगा, तो वो सब हम आगे आगे हम समझते रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक गाइस हमें अभी समझाया क्या, सीपीयू शेड्यूलिंग में किस तरह से हमारा रेडी से रनिंग स्टेट में कोई भी प्रोसेस को भेजा जाता है। ओके, तो सीपीयू शेड्यूलिंग यहाँ पे होता है गाइस हमारा खत्म। ओके, तो गाइस अब हमारा बचा हुआ सिंक्रोनाइजेशन बचा हुआ है, उसको भी हम समझ लेंगे जो कि हमारा होने वाला है नेक्स्ट यूनिट। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले यूनिट में। इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, आई थिंक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है तो आपको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं अपने नया यूनिट में। और नया यूनिट थोड़ा सा आपके लिए होने वाला है चैलेंजिंग, तो अभी तक जितना भी करे हैं सब थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करके आप थोड़ा सा याद रख के और फ्रेश माइंड से नए यूनिट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।